ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स पीटी 365 का ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और पार्ट 1 के अलावा करंट अफेयर्स 2023 का जो मंथली मैगजीन का अक्टूबर वाला डिस्कशन है उसको भी ज़रूर देखें। 2-3 घंटे का डिस्कशन है, अगर उसको आप 1.5 पे भी देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये पीटी बीपीएससी प्रीलिम्स 68 जो हुआ था उसका ये सवाल है। ठीक है, 68 प्रीलिम्स में जो सवाल आए थे, तो ये आपको बेसिकली इसलिए दिखा रहे हैं कि हर डिस्कशन के पहले थोड़ा सा पीवाईक्यू देख लेना ज़रूरी है। और आप अपने डेली रिचुअल में इस चीज़ को डाल लीजिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं उसको एनालाइज ज़रूर करें। और जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो सिर्फ बीपीएससी दे रहे हैं, वो भी जो यूपीएससी दे रहे हैं वो तो कर ही रहे होंगे, और जो सिर्फ बीपीएससी दे रहे हैं, मेरा उनसे बहुत विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो इसका जो यूपीएससी में आया हुआ सवाल है उसको आप ज़रूर देखें। उसको देखने से क्या होगा कि आपको आप पहले से प्रिपेयर होंगे कि अगर बीपीएससी नेक्स्ट लेवल पे सवाल पूछता है, थोड़ा टफर साइड में, थोड़ा यूपीएससी के साइड में सवाल पूछता है, देन यू विल बी पहले से प्रिपेयर। ठीक है, और पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि इट इज़ बेटर टू स्वेट इन द प्रैक्टिस फील्ड रादर देन ब्लीड इन द वॉर फील्ड। ठीक है, तो लड़ाई में खून बहाने से अच्छा है कि प्रैक्टिस में पसीना बहा लिया जाए। और समय का वैसे भी आप करेंगे क्या, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा गेम जो है, ये जो पूरा एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, ये पूरा गेम पढ़ाई, प्रायोरिटी, प्रिपरेशन, प्लानिंग और साथ ही साथ टेम्परामेंट का है। तो अपना टेम्परामेंट सही रखें, अपने टेम्परामेंट को इस डायरेक्शन में रखें कि हाँ भाई, हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, इस एग्ज़ाम के लिए जो जो नीडेड है, जो जो नेसेसरी है उसको करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बोल बच्चन ख़त्म। ये सवाल है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये सवाल आप रोक के देख लीजिएगा। ये कहाँ से आपको मिलेगा, ये करंट अफेयर्स में मिलेगा। और पीटी 365 जो हम लोग कर रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है कि उसमें कहीं ना कहीं घूम फिर के इस तरह के सवाल आएंगे। ठीक है, ये उस समय चर्चा में रहा होगा तो पीटी 365 में होगा। मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया है, अगर आपको करना है तो 68 प्रीलिम्स जो हुआ था उसके पहले का पीटी 365 आप निकाल के देखें और उसमें इसको ढूंढें। विजन आईएएस के साइट पे जाएंगे, पीटी 365 आपको उसमें ईयर वाइज सेग्रीगेटेड है तो वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पेसा एक्ट, पीईएसए, पेसा एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे सवाल आया, ये बार बार घूम फिर के आपके पास सवाल आएगा। ठीक है, और अगर इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, आप डायरेक्टली ये नहीं पूछा कि कौन से ईयर में ये अमेंडमेंट हुआ था और कब लागू हुआ था। ठीक है, 1992 में अमेंडमेंट हुआ था और 1993 में लागू हुआ था। तो अब ये सवाल डायरेक्टली ना पूछ के अगर आपसे कंसेप्चुअल पूछा जाए, जो यहाँ पे कंसेप्चुअल सवाल है, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको इसका इन एंड आउट समझदारी होना चाहिए। पार्ट स्टैटिक का है, मतलब स्टैटिक का ये पार्ट है, लेकिन करंट अफेयर्स में भी बार बार ये चीज़ें आते रहती हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड सवाल है तो ये भी आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इधर देखें, राज्यसभा का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट, कलेजियम सिस्टम, अपेलेट ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। बार बार बोलने की जरूरत है नहीं कि आप स्टैटिक पढ़ते हैं, वहाँ पे भी है। और अगर आपका स्टैटिक कंप्लीट हो चुका है, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये आएगा ही आएगा और अच्छे से डिस्कशन होगा। मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन एग्जाम में यही सवाल टफ लगने लगता है। पहला ही ऑप्शन 18 ईयर दिया हुआ है तो आप इसको मार देंगे, बहुत सारे कैंडिडेट इसको मार देते हैं। बाकी तो ये बिहार वाला हो गया। इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 करंट अफेयर्स में आप कर सकते हैं इसको कवर। बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो बिहार का करंट अफेयर्स हो गया। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है, इकोनॉमी का अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें ऑब्वियस सा बात है कि ये सब कवर होगा। कमिटी सजेस्टेड द इनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, तो कंपटीशन एक्ट 2002 क्यों चर्चा में बार बार रहता है, इसलिए चर्चा में बार बार रहता है कि फेयर मार्केट अगर हमें इंश्योर करना है, ठीक है, इंश्योर करना है कि किसी एक कंपनी का पूरा मोनोपोली न हो जाए, तो कंपटीशन को इंश्योर करना होगा ताकि कंज्यूमर्स को, है ना, ज़्यादा बेहतर गुड्स, ज़्यादा बेहतर सर्विसेज मिल सके। ठीक है, तो यही एम होता है अल्टीमेटली किसी भी गवर्नमेंट का कि वेलफेयर ऑफ सिटीजन होना चाहिए। वेलफेयरिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंश्राइंड है, हर पन्ने में इंश्राइंड है। ठीक है, तो ये जो कंपटीशन एक्ट आया है ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन में आया है। ठीक है, तो ये सवाल ये भी करंट अफेयर से आप इसको डील कर सकते हैं।
डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन, ये भी करंट अफेयर्स में आ जाएगा, स्टैटिक का पार्ट है बट करंट अफेयर्स में भी ये भी आता है, ठीक है। उसके बाद तो फिर ये पूरा इधर हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। इसके बाद आप इधर आ जाइए, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है, द एरिया ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा हिस्ट्री का पार्ट है, पटना विमेंस कॉलेज हिस्ट्री का पार्ट है, इकोनॉमिक सर्वे, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है। तो ये सब बिहार वाला हो गया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग, ये भी करंट अफेयर्स। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, करंट अफेयर्स, ठीक है। गंगा जल आपूर्ति योजना, करंट अफेयर्स, ये सब बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, मेरा बस एक ही पॉइंट है कि अगर आप पीटी 365 को प्रायोरिटाइज करके अच्छे से कवर करते हैं तो पॉलिटी आपका उससे रिवाइज भी हो जाएगा, इकॉनमी हो, इन्वायरमेंट हो, तो उसमें वो टर्म्स मिल जाएंगे, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यही था। चलिए फिर अब शुरू करते हैं अपना पीटी 365 का पार्ट 2, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला टॉपिक क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? मोशन, रिजोल्यूशन, ये सब स्टैटिक का पार्ट है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है या एनसीईआरटी पढ़ा है तो वहाँ से आपने कवर किया होगा कि मोशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है। कोई भी बातचीत करना हो, सीरियस बात करना हो, अगर आपको लाइटर वे में समझाया जाए तो हाउस में यानी पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ पे मोशन पास करना होता है। मोशन पास करने के लिए पहले प्रपोज करना होता है, कुछ मेंबर्स प्रपोज करते हैं, फिर स्पीकर उसको अडॉप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर अडॉप्ट हो गया तो उस पर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद वोटिंग होगा, ठीक है। तो यही लबो लुआब होता है इसका। इसके अलावा क्या है कि कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है कि सिर्फ लोकसभा में ही प्रपोज किया जाएगा। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन इटसेल्फ, ये सिर्फ लोकसभा में प्रपोज किया जाएगा। क्यों, ये आगे अभी समझ में आ जाएगा। और नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, ठीक है। अगर आपने अपहरण सिनेमा देखा होगा तो उसमें तबरेज आलम यानी नाना पाटेकर जब जेल से बाहर निकलते हैं तो जेल से बाहर वो गाड़ी में खड़े होकर जो स्पीच देते हैं मीडिया को, वो क्या कहते हैं कि ऐसी सरकार में भरोसा नहीं रहा, हमें गिरा देंगे हम इसको। तो वही गिरा क्यों देंगे, क्योंकि भरोसा नहीं रहा, नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस है तो सड़क पे तो बोलेंगे नहीं, जाके हाउस में बोलेंगे। किस मीडियम से बोलेंगे, मोशन के मीडियम से बोलेंगे। और आपका जो नो कॉन्फिडेंस है वो सच में नो कॉन्फिडेंस है या सिर्फ आपको ऐसा लगता है, बाकी मेंबर्स को नहीं लगता है, ये तय होगा वोटिंग से, ठीक है। तो ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पिछले मॉनसून सेशन में लाया गया था। प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कभी भी पार्लियामेंट में नहीं प्रपोज किया गया है या कभी भी पास नहीं हुआ है, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये पहला तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन देख लीजिए भाई, रिसेंट में ही आया हुआ है पार्लियामेंट में, मॉनसून सेशन में। सेशन आपको नहीं याद रखना है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। अब होता क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, ठीक है, टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स मेजॉरिटी। देखिए हाउस, जो पार्लियामेंट का हाउस है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये आप स्टैटिक में जाके पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मेंबर्स चुने जाते हैं और कैसे नॉमिनेट होते हैं। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो अभी इलेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, पब्लिक डायरेक्टली वोट करती है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करती है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में बैठे हैं, अब मान लीजिए उनमें विश्वास खत्म हो गया रिप्रेजेंटेटिव्स का, तो रिप्रेजेंटेटिव्स का विश्वास खत्म हो गया। जो बाकी एमपीज हैं, मान लीजिए कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एमपीज हैं, उनका विश्वास खत्म हो गया है, ठीक है। तो लोकसभा में ही क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, पीपल डायरेक्ट इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं वहां पे। राज्यसभा के जैसा इनडायरेक्ट इलेक्शन है नहीं। तो अगर कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस का बात होगा तो हम चाहेंगे ना भाई, आप कॉमन लॉजिक से आप सोच के देखिए, इसको रटने वाली चीज नहीं है कि जहां से भेजा गया है, जहां से कॉन्फिडेंस दिखाया गया है, तो नो कॉन्फिडेंस भी तो वहीं से दिखाया जाएगा। तो कॉन्फिडेंस पब्लिक ने दिखाया था। अब क्या है, बात बात में पब्लिक से वोटिंग नहीं कराया जा सकता, हमारा इतना बड़ा देश है, वोटिंग अपने आप में कितना खर्चीला काम है, ये आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो पता ही होगा, ठीक है। एडीआर का रिपोर्ट भी अक्टूबर वाले करंट अफेयर्स में डिस्कस किया गया था, जहाँ 70-80 हज़ार करोड़ रुपया एक आम चुनाव में खर्च हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, हाँ, उसमें ब्लैक मनी भी इंक्लूडेड है। तो जहाँ पे जो जिसने कॉन्फिडेंस दिखाया है, डायरेक्ट कॉन्फिडेंस दिखाया, तो नो कॉन्फिडेंस भी वहीं दिखाया जाएगा। और नो कॉन्फिडेंस कौन दिखाएगा, तो पब्लिक नहीं दिखाया, तो पब्लिक के बिहाफ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो नो कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। और ये लोग कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में। दैट्स वाई नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है।
क्या करता है, दैट अलाउ द पोजीशन टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स मेजोरिटी, गवर्नमेंट के मेजोरिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि सरकार जो है वो मेजोरिटी में नहीं है, वो माइनॉरिटी में है, सरकार जो है वो ठीक ढंग से नहीं चल रही है। इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, अगर ये पास हो गया, द गवर्नमेंट ऑफ द डे विल हैव टू रिजाइन, अगर इस पर डिस्कशन हुआ और वोटिंग हुआ और ये पास हो जाता है, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन सही था, तो इसका मतलब कि सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है, सरकार को रिजाइन करना होगा। द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन ओनली बी मूव्ड इन लोकसभा, ये तो बता ही दिया। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल जो आपको याद रखना है, आर्टिकल 75, सब क्लॉज को अगर आप नहीं भी याद रखते ना, तो इतना याद रखेंगे तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आपको आंसर्स लिखने में बहुत हेल्प होगा। सब क्लॉज याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पहले इसको याद रखिए, ये धीरे धीरे अगर आपको याद रह जाए तो सही है, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। आर्टिकल 75 जो है वो मेंशन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो आर्टिकल 75 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताता है, फिर सब क्लॉज 1 आएगा, सब क्लॉज 2 आएगा, सब क्लॉज 3 आएगा। तो वही पहले तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बता दिया, अब इसी का दूसरा लाइन कुछ और बताएगा, फिर तीसरा लाइन कुछ और बताएगा। तो तीसरे लाइन में क्या लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा दैट विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द लोकसभा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एक साथ डूबेगा या एक साथ उगेगा, दे विल स्विम टुगेदर एंड दे विल सिंक टुगेदर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके और उसको फिर हटा दिए और बाकी को रहने दिए। अगर रिजाइन होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गया तो पूरा का पूरा जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्यों, क्योंकि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड इनडायरेक्टली टू द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे क्या होगा, इसी में आर्टिकल 164 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल्स को आप रट लेंगे, आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164, ठीक है, ये नहीं याद करना है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। नीड इसको हटा ही देते हैं। चलिए, ग्राउंड क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन तो बहुत सही बात है, बट ग्राउंड क्या होगा, किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाएगा। तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस नीड नॉट सेट आउट एनी ग्राउंड, ठीक है, बस विश्वास नहीं है। तबरेज आलम ने नहीं बताया कि किस बेसिस पे विश्वास नहीं है, अगर वो बेसिस बताते तो वो बताते कि भाई हमको साजिश करके जेल भेज दिया, हमको भी होम मिनिस्टर बनना था, और जो कि वो बाद में बनते भी हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि भाई ग्राउंड नहीं चाहिए, नो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चीज़ है। अब इसके लिए हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातें नहीं बताएंगे कि हुजूर आपने ये नहीं किया, सरकार आपने ये नहीं किया, माई बाप आपने ये नहीं किया, नहीं, ओवरऑल हम बोलेंगे कि हम बहुत परेशान हैं आपसे, हमको आप में विश्वास नहीं रहा। तो इसलिए नीड नॉट सेट आउट एनी ग्राउंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन दे दिया जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे दे दिया जाएगा आपको 3-4, उसमें से 2 सही होगा, 2 गलत होगा, और जो सही वाला ऑप्शन होगा उसमें एक ये भी होगा कि नीड नॉट सेट आउट एनी ग्राउंड। आपको लगा अरे इतना बड़ा चीज है तो कुछ तो कारण होना चाहिए, नहीं, कारण है लेकिन कारण देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑन विच इट इज बेस्ड, स्पीचेज अनलेस लीव इज ग्रांटेड बाय द हाउस टू मूव द मोशन, नो स्पीच इज परमिटेड, मतलब लीव इज ग्रांटेड, लीव मतलब छुट्टी नहीं, लीव का मतलब ये हुआ कि जो हाउस है यानी कि स्पीकर है, चेयरपर्सन है, वो बोलते हैं कि ठीक है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस पर बोलते हैं कि चलिए अब इस पर डिस्कशन होगा, तब जाके इस पर स्पीच वगैरह दिया जा सकता है। ऐसे स्पीच नहीं कि घुसे पार्लियामेंट में बोले हम आज नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं और हम आज सरकार के खिलाफ आग उगलेंगे, तो वो चीज़ नहीं चलेगा। लीव ऑफ द हाउस आपको चाहिए, तभी आप स्पीच दे सकते हैं इन सपोर्ट ऑफ द मोशन, यानी कि हाउस का परमिशन होना चाहिए, ठीक है। रिपीट मोशन का क्या है, आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन डिस्कस्ड एंड निगेटेड बाय द हाउस, निगेटेड मतलब रिजेक्ट कर दिया गया, कह रहे भाई ये इसका जरूरत नहीं है, अनदर नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी मूव्ड इन द सेम सेशन, सेम सेशन में दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आएगा। अब वेट कीजिए अगले सेशन का, क्यों, कॉमन सेंस, देखिए जिस सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया अब वो तो पास हुआ नहीं, यानी कि जो आप अविश्वास दिखा रहे थे वो गलत था, जनता का विश्वास अभी भी सरकार में है। अब इस सेशन और अगले सेशन के बीच में, ठीक है, सेम सेशन में अब आप फिर से बोले कि नहीं हम फिर से नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, स्पीकर बोलेंगे कि काहे फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं भाई, वैसे ही समय जो है डिस्कशन इतना अच्छे से हो नहीं पाता है और उसमें आप समय बर्बाद कर रहे हैं, तो सेम सेशन में दोबारा नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। स्पीकर बोलेंगे जाइए पब्लिक के बीच घूमिए, जो बीच में आपको गैप मिल रहा है फिर से आप एविडेंस कलेक्ट कीजिए, फिर से जनता के बीच में जाइए, और आपको लगता है कि जनता फिर से अविश्वास है, जनता के अंदर बहुत ज़्यादा नाराजगी है, तब अगले सेशन में फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आप आ सकते हैं, बट सेम सेशन में नहीं ला सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या क्या सवाल बन जाएगा कि भाई सेम सेशन में आ सकता है? नहीं, नहीं आ सकता है। क्या एक सरकार जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो कभी उस सरकार के खिलाफ दोबारा नहीं आ सकता है? गलत। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगले सेशन में ला सकते हैं, ठीक है। सेम ईयर में नहीं ला सकते हैं, गलत। एक ईयर में 3 सेशन होता है, यही हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल रूल है हाउस का कि 3 सेशन होता है, बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है। तो इसीलिए आप जो है अब विंटर सेशन होता है, 3 सेशंस होते हैं, तो इसलिए अलग अलग सेशंस में लाया जा सकता है, यानी कि एक साल में 3 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि रिपीट मोशन आ सकता है, सेम सेशन में नहीं आएगा, बाकी तो आप समझ ही गए। तो ये प्रीलिम्स का सवाल बनता है। यूजुअल प्रोसेस फॉर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, हमने डिस्कस कर ही लिया कि हाउस एक्सप्रेस इट वांट्स ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या इट वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्पीकर एग्जामिन करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को कि ऑर्डर में है कि नहीं है। जब वो एग्जामिन कर लेते हैं, द मेंबर हु हैज टेबल्ड द नोटिस आस्क फॉर लीव ऑफ द हाउस टू मूव द मोशन, ठीक है, कि अब मोशन को मूव किया जाए, मतलब लोगों तक पहुंचा दिया जाए, मतलब जो मेंबर्स उन तक पहुंचाया जाए, मूव किया जाए, इस पर डिस्कशन किया जाए, ठीक है। फिर स्पीकर कॉल करते हैं क्या कि जो फेवर में है ऑफ लीव बिंग ग्रांटेड, स्पीकर देन कॉल्स अपॉन मेंबर हु आर इन फेवर ऑफ लीव बिंग, उनको लीव दे दिया जाता है कि हाँ ठीक है अब आप डिस्कशन कीजिए। इफ नॉट लेस देन 50 मेंबर्स, अगेन ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हो गया कि कम से कम 50 या 50 से ज़्यादा लोग का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम है तो नहीं चलेगा, अगर इससे ज़्यादा है तब फिर स्पीकर डिक्लेयर दैट लीव इज ग्रांटेड, ठीक है। और जब लीव एक बार ग्रांट हो गया, द मोशन इज देन टेकन अप फॉर डिस्कशन, डिस्कशन होगा विद इन 10 डेज, ठीक है। ये भी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है कि 50 मेंबर 10 डेज, ठीक है, ऑफ मतलब जो ग्रांट, जब लीव ग्रांट किया गया है उसके 10 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये 2 प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हो गया कि 50 या उससे ज़्यादा मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए तभी लीव ग्रांट किया जाता है। जब लीव ग्रांट हो गया तो डिस्कशन के लिए लिया जाएगा, और सेम डे नहीं लिया जा रहा है, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर आपको लेना है। तो ऐसा नहीं कि सेम डे के अंदर आपको डिस्कस करना है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जब नो कॉन्फिडेंस डिस्कस होगा तो आप अगेन कॉमन सेंस कि सेम डे में डिस्कस करेंगे, तो जो भी एमपीज हैं वहाँ पे वो प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है। ये 50 मेंबर ही मान लीजिए राइज हुए कि हाँ हमको विश्वास नहीं है, लेकिन भाषण नहीं तैयार हुआ है इनका, स्पीच नहीं तैयार हुआ है इनका, ये जो सरकार में अविश्वास है वो किस किस बेसिस पे इनका अविश्वास है वो पॉइंट वाइज डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर वो नहीं तैयार है तो तैयार करने के लिए टाइम चाहिए, तो इसलिए 10 दिन का आप कह सकते हैं कि समय दिया जाता है, ठीक है। चलिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ लॉ मेकर्स, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है ये अक्टूबर वाले में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट सेटअप 7 जज बेंच, ठीक है। 7 जज बेंच मतलब कि बहुत बड़ा बेंच होता है, 5 या उससे ज़्यादा हो गया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और रिकंसिडरेशन ऑफ इट्स 1998 जजमेंट इन पीवी नरसिम्हा राव केस। अब आपसे सवाल आया कि पीवी नरसिम्हा राव केस किस चीज़ से रिलेटेड है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जो झारखंड की पार्टी है, तो उसमें ना मतलब ब्राइबरी का केस हुआ था कि वोट देने के लिए ब्राइब लिया गया था, तो उस केस में पीवी नरसिम्हा राव केस जो है सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन आया था, मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, उसका जजमेंट आया था, उस केस का नाम है पीवी नरसिम्हा राव केस, ठीक है। उसमें क्या डिस्कशन हुआ था, प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एज ए कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, एज ए हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, इनको कुछ प्रिविलेज दिया जाता है ताकि ये फियरफुल होकर काम ना करना पड़े, इनको एकदम एकदम फ्री एंड फेयर काम कर सकें, सही तरीके से डिस्कस कर सकें, लोगों की बातों को रख सकें, तो ये प्रिविलेज कुछ दिए जाते हैं, तो उस प्रिविलेज को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं। लॉ मेकर्स के लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है। जैसे आप छोटे बच्चे हैं तो आपको घर में प्रिविलेज मिलता है ना कि जो सबसे बढ़िया बिस्किट होता है आपको मिलता है खाने के लिए, जो सबसे बढ़िया कपड़ा होता है वो आपको मिलता है पहनने के लिए। पैसे कम हो और मेला घूमने गए तो सबसे पहले आपकी ख्वाहिशों को पूरा किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रिविलेज मिला हुआ, आप बच्चे हैं, आपको प्यार नीडेड है, प्यार का दरकार है ताकि आपका पर्सनालिटी अच्छा हो, आप अच्छे एज ए गुड पर्सन आप ग्रो कर सके। एज ए गुड पर्सन आप ग्रो करेंगे तो सोसाइटी को भी आप गुड चीज़ों को जो है वो फिर कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसीलिए आपको प्रिविलेज मिलता है। तो उसी तरह से एमपीज को भी प्रिविलेज दिया जाता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रिविलेज होता है। पीवी नरसिम्हा राव केस में क्या हुआ था, इट अपहेल्ड लीगल इम्यूनिटी ग्रांटेड टू लेजिस्लेटर्स against criminal prosecution on bribery charges for any speech or vote in parliament as per article 105 and 194। तो ये दोनों आर्टिकल भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्रिविलेज से रिलेटेड है, ये
पार्लियामेंट के लिए हो गया और ये स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हो गया, ठीक है। तो उसमें जो प्रिविलेज में लीगल इम्यूनिटी दिया गया है, कुछ भी बोला गया, कुछ भी वोट किया गया हाउस में, तो उस पर जो है ना क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, ये प्रिविलेज में है, ठीक है। और ये कहाँ से आता है? आर्टिकल 105, 194। तो इसी का यूज करके पीवी नरसिम्हा राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये सही है, ठीक है। चलिए, अब इसी को रीलुक किया जा रहा है कि इसको रीलुक करने का जरूरत है, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को रीलुक करने का जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट जो है रिकंसिडरेशन ऑफ जजमेंट। चलिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है? इट रेफर्स टू लीगल इम्यूनिटी वेयर इन लेजिस्लेचर्स आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन मिला अगेंस्ट व्हाट? सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी। दोनों लायबिलिटी देख लीजिए आप, ऑप्शन में सिविल रहेगा और क्रिमिनल रहेगा अलग अलग, तो आपको 1 और 2 बोथ करना है, ठीक है। बोथ लीगल इम्यूनिटी है फॉर सर्टेन एक्शंस, कुछ निश्चित एक्शन के लिए। ऐसा नहीं कि क्रिमिनल लायबिलिटी से वो है तो एक एमपी उठा दूसरे को चक्कू मार दिया, अब बोलेंगे भाई हमको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। नहीं, फॉर सर्टेन एक्शंस और अ स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव ड्यूटीज। लेजिस्लेटिव ड्यूटी के कोर्स में आप कुछ एक्शन करते हैं, आप कुछ स्टेटमेंट देते हैं। एक्शन मतलब कि अगर आप वोट कर रहे हैं, स्टेटमेंट मतलब कि आप स्पीच दे रहे हैं, तो इसके बेसिस पे इसके लिए आप सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी आप पे नहीं बनेगा। ये है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ताकि आप फ्री होके वोट कर सकें, आप फ्री होके स्पीच दे सकें। लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ के लिए है, प्राइवेट पर्सनल ड्यूटी के लिए नहीं है कि 500 करोड़ का टेंडर लेना है तो उसके लिए वोटिंग कर रहे हैं और उसके लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। या अपने कुछ निजी विचारों के लिए, अपने कुछ निजी लाभ के लिए कोई वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पैसा लेके वोट कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है। If an individual or authority undermines a parliamentary privilege of a member or the house, it is called a breach of privilege। उसका मतलब कि आपने ब्रीच कर दिया है प्रिविलेज को, अगर आप अंडरमाइन करते हैं प्रिविलेज को। सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे प्रीलिम्स का और मेंस दोनों के लिए आता है कि पार्लियामेंट टिल नाउ हैज नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ। कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया गया प्रिविलेज के लिए। जब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इतना जरूरी चीज है तो इसके लिए लॉ बनाइए कि ये लॉ होगा, और प्रिविलेज को जो है वो कोडिफाई कीजिए कि क्या क्या प्रिविलेज में आता है, ठीक है। तो यहाँ हिसाब किताब वही हो गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में जुडिशरी है कि वो कोडिफाई नहीं कर रहा है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को पार्लियामेंट कोडिफाई नहीं कर रहा, बोल रहा है कि हम भी टाइम टू टाइम अपना देखेंगे कि क्या प्रिविलेज में आता और क्या नहीं आता, आपस में डिस्कशन करके समझ लेंगे। जैसे जुडिशरी बोलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो वो डिफाइंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो टाइम टू टाइम जजमेंट के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर बता देते हैं कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं है, इसको कोडिफाई नहीं किया गया है। पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी। ये भी प्रीलिम्स के लिए है कि सोल अथॉरिटी कौन होगा? पार्लियामेंट होगा। भाई कि पार्लियामेंट का मैटर है, पार्लियामेंट सोल अथॉरिटी है, आपस में लोग डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं तो सोल अथॉरिटी पार्लियामेंट है। टू असर्टेन इफ देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कंटेम्प्ट, ब्रीच और कंटेम्प्ट है ना, ब्रीच हुआ है या कंटेम्प्ट हुआ है, ये कौन इंश्योर करेगा? पार्लियामेंट इंश्योर करेगा, रादर देन कि बाहर का सिविल सोसाइटी या कोई एनजीओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन या जुडिशरी, ठीक है। नो कोर्ट इज इंटरेस्टेड विद दिस पावर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में कभी ना कभी पूछा ही जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। यूपीएससी का PYQ आप कीजिए, आपको दिखेगा कि ये सवाल कितनी बार आया हुआ है। अ मेंबर ऑफ द हाउस कैन रेज अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज विद द कंसेंट ऑफ द चेयरमैन और स्पीकर। चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा, ठीक है। और राज्यसभा के केस में चेयरमैन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, ये आप कमेंट में बताएंगे। एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होते हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कोर्ट पावर नहीं है कोर्ट के पास, पार्लियामेंट सोल अथॉरिटी है। कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस कैन रेज अ क्वेश्चन विद द कंसेंट ऑफ चेयरमैन और स्पीकर। क्यों? क्योंकि स्पीकर और चेयरमैन जो होते हैं वो गार्जियन ऑफ द हाउस होते हैं, तो बिना गार्जियन से पूछे हुए, बिना उनके कंसेंट के नहीं रेज किया जाएगा। यहाँ कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि किसी पार्टी का मेंबर करेगा, कोई फॉर्मल नेशनल पार्टी का मेंबर करेगा। कोई भी मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर सकता है, लेके आ सकता है, ठीक है। सोर्स क्या है? तो 5 सोर्सेज बताया गया। एक तो आर्टिकल 105 प्रिविलेज का सोर्स का बात हो रहा है, तो आर्टिकल 105 ये तो रटना ही है। आर्टिकल 194 स्टेट के लिए ये भी रटना है, इसको छोड़ दीजिए। बस ये याद रखिए क्या लिखा गया है, 105 में ही लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी लायबल, मतलब सब क्लॉज नहीं याद रखना है। नो पर्सन शैल बी लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग्स बाय और ऑर्डर बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो उसके लिए लायबल नहीं होगा।
अगर हाउस ने ऑर्डर किया है तो छापा जा रहा है, मीडिया में छपता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपता है, तो ऐसा नहीं कि उसके लिए उसको लायबल बना दिया जाएगा। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का पार्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट 105 में ही है। नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और इट्स कमिटीज। ठीक है, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट का पार्ट है जो 105 के तहत में आता है कि आप जो भी कहते हैं या वोट देते हैं तो उसके लिए आप कोर्ट में लायबल नहीं होंगे। ठीक है, द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियस सा बात है, जो भी हमने बात किया कि लेजिस्लेटिव ड्यूटीज के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 121 रेस्ट्रिक्ट करता है मेंबर फ्रॉम डिस्कसिंग जजेस कंडक्ट। आर्टिकल 121 जो है वो बोलता है कि आप जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे एंड टू द रूल एंड प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 118। तो आर्टिकल 121 याद रखिएगा कि जजेस के कंडक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाता है, उसके लिए अलग से व्यवस्था है। आर्टिकल 122 restrict the court from inquiring into the validity of any proceeding of parliament on the ground of alleged irregularity of procedure। कि प्रोसीजर में अगर irregularity है तो पार्लियामेंट खुद निपटेगा, इसमें कोर्ट का क्या काम है। तो ये आर्टिकल 122 जो है रेस्ट्रिक्ट करता है इंक्वायरिंग इनटू द वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट अथॉरिटी हो गया। लॉ मेड्स बाय पार्लियामेंट, तो अलग मतलब ये सोर्सेज आपको बता रहे हैं। जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पे तो ये सब चीज़ें आपको लिखना होगा। ठीक है, एक एक दो दो लाइन लिखना होगा कि ये आर्टिकल के तहत ये है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कोडिफाइड नहीं है तो 5 सोर्सेज 7 सोर्सेज। अगर आपको 5 नहीं याद है तो आप सीधे लिखिए कि फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। आर्टिकल 105 194 सबसे ऊपर आ जाना चाहिए, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट आ जाना चाहिए, कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है तो आर्टिकल 122 भी आ जाना चाहिए। ठीक है, ये है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है ना। तो आप बताएंगे 1909 में कौन सा रिफॉर्म आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था या मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था। ठीक है, तो इससे आता है एनी सिविल केस, ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40 दिन पहले या 40 दिन बाद कोई सेशन शुरू होने वाला है तो उसके 40 दिन पहले तक और उसके 40 दिन बाद तक उन पर सिविल लायबिलिटी नहीं बनेगा और ड्यूरिंग द सेशन तो है ही है। तो मान लीजिए 20 दिन का सेशन है तो 40 80 प्लस 20 100 दिन जो है आप किसी भी एमपी को एनी सिविल केस, लेजिस्लेचर फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन एनी सिविल केस, कोई सिविल केस चल रहा है तो आप अरेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये टाइम फ्रेम आपको दे दिया गया है। तो वर्चुअली जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तीनों सेशन को तो पता चलेगा कि वर्चुअली जो है ये एमपीज कभी अरेस्ट ही नहीं हो पाएंगे किसी भी सिविल केस में। क्रिमिनल चार्जेज में तो अरेस्ट ही नहीं होता तो सिविल में कहाँ से होंगे। तो ये 40 दिन वाला जो है वो सिविल केस के लिए, ये याद रखिएगा। ये कहाँ से आता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है, ये 40 दिन वाला ये नहीं लिखा गया है लक्ष्मीकांत में, तो इसको याद रखिएगा और अपने लक्ष्मीकांत में या जो भी सोर्स आपका है उस पर ऐड कर सकते हैं कि सोर्स कहाँ है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बिफोर एंड आफ्टर द एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द सेशन। However, any MP does not enjoy any such immunity in criminal case। क्रिमिनल केस में ये वाला चीज नहीं है। 40 दिन वाला जो है बिफोर एंड आफ्टर एंड ड्यूरिंग द सेशन ये सिर्फ सिविल केस में है, सोर्स आपको पता है। क्रिमिनल केस में ये नहीं है। ठीक है, क्या फायदा होता है रैशनल बिहाइंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो आप खुद ही वीडियो पॉज करके कॉमन सेंस लगा के 5 पॉइंट आप लिख लीजिए। ठीक है, प्रिविलेज मिला है तो फ्री रहेगा, फेयर रहेगा, कोई डर भय नहीं रहेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा। ठीक है, कि अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने लोगों को। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है तो जो बाहर के लोग हैं वो अननेसेसरी पार्लियामेंट को गाली नहीं देंगे। ठीक है, तो अथॉरिटी डिग्निटी ऑफ द लेजिस्लेचर मेंटेन रहेगा। सेपरेशन ऑफ पावर भी मेंटेन करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की। जुडिशरी जो है अननेसेसरी इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। आर्टिकल 122, ठीक है, आर्टिकल 122 कि भाई जुडिशरी जो है इंक्रोच नहीं करेगी लेजिस्लेचर के डोमेन में जाके, पार्लियामेंट के डोमेन में जाके, इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगी। अटेंडेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन इंश्योर करेगा। कैसे इंश्योर करेगा, तो भाई आपको प्रिविलेज मिला हुआ है तो आपको जाना भी है वहाँ पे, तो अटेंडेंस आपका इंश्योर हो रहा है कि आप जाएंगे वहाँ पार्लियामेंट में, आप अपना लेजिस्लेटिव ड्यूटी को निभाएंगे। तो इस तरह से आप 4-5 पॉइंट अपने हिसाब से भी सोच के ढंग से लिख सकते हैं। प्रिविलेज कमेटी क्या है, प्रिविलेज कमेटी इट इज अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, एडहॉक कमेटी नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी है। एडहॉक कमेटी का मतलब कि किसी पर्टिकुलर इशू के लिए जो कमेटी बनाया जाता है उसको एडहॉक बोला जाता है। ठीक है, एडहॉक प्रोफेसर कि भाई 1 साल के लिए इनको रखा गया है या किसी पर्टिकुलर टेन्योर के लिए रखा गया है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाने के लिए रखा गया है। लेकिन जो फुल टाइम प्रोफेसर होते हैं तो वो हमेशा के लिए होते हैं स्टैंडिंग प्रोफेसर। तो स्टैंडिंग कमेटी है मतलब कि हमेशा ही पार्लियामेंट में ये रहेगी, इसको हटाया नहीं जाएगा। बोथ हाउस में है। 15 मेंबर इन लोकसभा एंड 10 इन केस ऑफ
ऑफ राज्यसभा, ठीक है। नॉमिनेट कौन करेगा इसके मेंबर्स को? तो लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। फंक्शन क्या है? इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बाद फिर जो भी ब्रीच वगैरह हुआ है तो उस पर जजमेंट देकर और रिकमेंडेशन देना है स्पीकर को, क्योंकि वही नॉमिनेट कर रहे हैं तो फिर उन्हीं को जाकर रिपोर्ट करेगा और उसके बेसिस पे एक्शन लिया जाएगा। 15 मेंबर, 10 मेंबर, स्टैंडिंग कमेटी है, एडहॉक कमेटी नहीं है। राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, देखिए पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होता है तो नीचे तो एमपीज को हम लोग देखते ही हैं, ऊपर गैलरी में प्रेस वाले होते हैं, आप और हम लोग भी परमिशन लेके जा सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो वो येलो गैस वाला जो कैनिस्टर था वो फेंका गया और भगत सिंह बनने का कोशिश किया गया, ठीक है। तो भगत सिंह का तो टाइम चला गया भाई, अब आपको जो भी बोलना है, डेमोक्रेटिक मीडियम है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है तो डेमोक्रेटिकली बोलिए, जाके चुनाव लड़िए, वोटिंग कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, सिविल सोसाइटी का पार्ट बनिए, एनजीओ बनाइए, है ना। पार्लियामेंट में जाके रकस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज अ क्राइम। राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर क्या है कि ये जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो मतलब मीडिया वाले हैं, बाकी हैं अपार्ट फ्रॉम एमपीज, उनको अगर स्पीकर चाहे तो एक्सक्लूड कर सकते हैं, सिक्योरिंग फ्री एंड फेयर डिस्कशन इन द हाउस। कुछ ऐसा अर्जेंट मैटर है, कुछ सीरियस मैटर है तो उसके लिए स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। हाउस को ये पावर है। कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज जो भी मिला उसको ब्रीच कर दिए तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस क्या है कि हाउस में मान लीजिए कि एमपी हैं और वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र जेस्चर है उनका, है ना, इनडिसेंट जेस्चर है उनका, या बार बार बेल में चले जा रहे हैं, बार बार नारेबाजी कर रहे हैं, बार बार प्लेकार्ड दिखा रहे हैं, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है, ठीक है। और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है कि जो एमपीज को, कमिटीज को, हाउस को प्रिविलेज मिला हुआ है, अगर उसको कोई ब्रीच करता है दैट इज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ऑब्स्ट्रक्ट और हैज द टेंडेंसी टू ऑब्स्ट्रक्ट ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इट्स मेंबर ऑफिशियल्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन। जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो डिस्कशन हो रहा है, अगर आप उसको डिसरप्ट करते हैं तो कंटेम्प्ट का चार्ज आप पे लगेगा, जो कोर्ट में लगता है। पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी to ascertain if there has been a breach of contempt of the house. No court is entrusted with this power, ठीक है, याद रखिएगा, no court is entrusted with this power. Very important and very powerful line. House can commit an offender to custody or prison, भेज सकते हैं जेल में, और contempt for the period limited to the duration of the house session, ठीक है। तो जब तक हाउस का सेशन चल रहा है तब तक के लिए, जैसे क्लास में कोई बच्चा रक्कस क्रिएट करता है तो बाहर भेज देते हैं, जब तक क्लास चलता है तब तक उसको मुर्गा बना देते हैं, तो उसी तरह से जब तक सेशन चल रहा है, जब तक का सेशन है तब तक के लिए कस्टडी और प्रिजन में उनको रखा जा सकता है। इन केस इफ एन एमपी इज फाउंड गिल्टी ही कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस और फेस एक्सपल्सन। सस्पेंड भी किया जा सकता है या एक्सपेल भी किया जा सकता है। आइयो, मतलब मुझे विश्वास है कि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होगा। एक्सपल्सन ऑफ लॉ मेकर, देखिए आ गया, ठीक है, कि हमेशा के लिए आप एक्सपेल हो गए भाई साहब। रिसेंटली लोकसभा है, नौकरी से एक्सपेल किया जाता है, स्कूल से एक्सपेल्ड होते हैं, कॉलेज से एक्सपेल होते हैं। रिसेंटली लोकसभा हैज एक्सपेल्ड वन ऑफ इट्स मेंबर अक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड इलीगल ग्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन द एथिक्स कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको पता ही होगा ये महुआ मोइत्रा के बारे में बात हो रहा है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जब आई तो उसके बेसिस पर उनको एक्सपेल किया गया लोकसभा से। टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, वेरी लर्नर्ड लेडी। अब पता नहीं ऐसा उन्होंने क्यों किया या कैसे इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। A simple majority is needed to pass a motion for expulsion in each house, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। अब मेजोरिटी जो है वो स्टैटिक का पार्ट है। लक्ष्मीकांत या आपका जो भी सोर्स होगा उसमें आपने पढ़ा होगा कि मेजोरिटी सिंपल होता है, मेजोरिटी स्पेशल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना तो क्या मेजोरिटी चाहिए, तो वो हम लोग उधर डिस्कस करेंगे। एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा देख लेते हैं क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट है 15 या उससे कम रहेगा। नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, 1 साल के लिए किया जाता है। तो एग्जामिन अ कंप्लेन, रेफर टू इट बाय द स्पीकर, फिर रिकमेंडेशन देता है एंड फॉर्मुलेट कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। फर्स्ट एथिक्स कमेटी कब बनाया गया था ये याद रहे चाहे नहीं, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि रिसेंट में हुआ है, 20-25 साल पहले। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ एथिक्स कमेटी नहीं बना है, 2000 में पहला एथिक्स कमेटी बनाया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। रूल 374A है, ठीक है। ये सब याद नहीं रखना है, मतलब ये बड़ी टफ टास्क है कि इतना चीज़ों को, कितनी चीज़ों को आप याद रखेंगे। बट आपको ये लाइन याद रहना चाहिए कि अलाउ द स्पीकर टू नेम एन एमपी हु विल देन ऑटोमेटिकली स्टैंड सस्पेंडेड फॉर 5 days और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन विच एवर इज लेस। तो स्पीकर के पास ये पावर है। जबकि अनलाइक द लोकसभा, राज्यसभा कैन नॉट सस्पेंड इट्स मेंबर विदाउट पासिंग अ मोशन। तो राज्यसभा में करना है सस्पेंड तो आपको मोशन पास करना होगा, लेकिन यहाँ क्या है, स्पीकर इज ऑल पावरफुल
If he will take the name of an MP, he will automatically suspended for what 5 days या remaining part of the session whichever is less. जो भी कम होगा उतने दिन के लिए सस्पेंड हो जाएंगे. Article 122(1)(2) of the Indian Constitution says parliamentary proceedings, including those related to expulsion, cannot be questioned by the judiciary, although the court have intervened in some cases. तो वो अलग तरीके से इंटरवीन करते हैं, डायरेक्टली नहीं इंटरवीन करते हैं. आर्टिकल 122 जो है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग द एक्सपल्सन को बोलता है कि कांट बी क्वेश्चन बाय द जुडिशरी, कि जुडिशरी क्वेश्चन करेगी. ये वही बात कि भाई पार्लियामेंट का अपना आपसी मैटर है, तो जुडिशरी का इसमें क्या काम है ना. सुप्रीम कोर्ट का इसमें तो कोई काम है नहीं. आप सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्राइन को फॉलो कीजिए, जब जरूरत पड़ेगा तो चेक्स एंड बैलेंसेस लगाया जाएगा. ये 2 डॉक्ट्राइन है, ये भी स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा. तो पार्लियामेंट का अंदरूनी मैटर है, तो पार्लियामेंट को सोल अथॉरिटीज में रहने दीजिए, ठीक है. तो आर्टिकल 122 ये बात बोलता है. इन द राजा रामपाल केस 2007 द कोर्ट अपील्ड द एक्सपल्सन ऑफ राजा रामपाल बट noted that proceedings tainted by substantial illegality are open to judicial scrutiny. राजा रामपाल केस में क्या हुआ कि जब इनको एक्सपेल किया गया तो कोर्ट ने फिर अपील किया, केस गया जुडिशरी के पास. तो जुडिशरी, अब पार्लियामेंट तो बोले भाई कि आप कैसे इसमें जजमेंट दे रहे हैं, बट वही सब्जेक्टिविटी है. तो इसमें राजा रामपाल केस में कोर्ट ने बोला कि ये एक्सपल्सन सही है, बट नोटेड दैट, नोट किया गया कि प्रोसीडिंग्स टेंटेड बाय सब्सटेंशियल इलीगैलिटी, अगर सब्सटेंशियल इलीगैलिटी आता है देन ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी, ठीक है. ये बात है. एक्सपल्सन एंड डिस्क्वालिफिकेशन आर नॉट द सेम, वो अभी हमने पीछे बात किया. डिस्क्वालिफिकेशन और एक्सपल्सन में क्या डिफरेंस है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर बोथ एक्सपल्सन एंड डिस्क्वालिफिकेशन. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि एक्सपेल कब करना है, डिस्क्वालीफाई कैसे करना है. अंडर डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन फर्दर, व्हाइल अंडर एक्सपल्सन ही और सी कैन. डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप फर्दर कंटेस्ट इलेक्शन नहीं करेंगे, वो एक टाइम पीरियड या जो भी दिया जाएगा आपको लॉ के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. लेकिन अगर एक्सपेल्ड कर दिया गया है तो आप फिर से चुनाव लड़ सकते हैं. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए लॉ मेकर कैसे कैसे होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 लिली थॉमस केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए. और इसी के बेसिस पे जो है लालू यादव आज तक चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि जो आपको सेक्शन 8(4) क्या है ये भी आपको अक्टूबर वाले में बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है. तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो जो वीडियोज़ हैं PT 365 अब से कंटिन्यू होगा. PT 365 का ही वीडियो आपको मिलेगा प्रीलिम्स के लिए, बट वो अक्टूबर वाला जो डिस्कशन है उसको देख लीजिएगा, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन है उसमें. तो ये वहाँ पर डिस्कस किया गया है. A lawmaker is disqualified for the period of imprisonment. इसको आपको हम समझा देते हैं कि सेक्शन 8(4) जो है वो पहले क्या था कि अगर 2 महीने के अंदर अपील कर देते हैं तो कन्विक्शन जो है, कोई MP को मान लीजिए सजा मिला और वो 2 महीने के अंदर अपील कर लेते हैं, तो अब क्या ना उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा. तो इससे क्या होता था कि बार बार अपील में जा रहे हैं, और अपील में तो जानते हैं कि जुडिशरी में कितना पेंडेंसी है, केस कितना दिन तक चलते रहता है. तो 20 साल 25 साल तक केस चलते रहेगा, तब तक तो ये पूरा पॉलिटिकल करियर इनका ओवर हो जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है. तो लिली थॉमस केस में क्या बोला गया कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है. आर्टिकल 14 बोलता है कि राइट टू इक्वालिटी. तो सिटीजन्स जैसे ही कन्विक्ट होता है कोर्ट से ही उठा लिया जाता है. चड्डी गंजी में तो चड्डी गंजी में ही जेल जाता है. लेकिन अगर MP वहीं पे उनको कन्विक्शन हो गया तो उनको आप बोलते हैं कि नहीं अपील के लिए टाइम देंगे, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है. तो इसी पे जो है इसको खत्म किया गया लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और बोला गया कि भाई अगर, और ये जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 है इसी में दिया गया है कि अगर आपको 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो सज़ा के दौरान प्लस सज़ा से जब आप निकलते हैं तो उसके बाद 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है. वर्चुअली मतलब कि लंबा टाइम पीरियड तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. ये एक ऐसा व्यवस्था क्रिएट किया गया. तो ये लिली थॉमस केस से एक्टिवेट हुआ है, आप समझ सकते हैं. 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 10th शेड्यूल में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ. ये भी डिटेल में पढ़ेंगे जब स्टैटिक का पार्ट पढ़ना होगा तब, और आई होप कि आपने पढ़ा ही होगा. आर्टिकल 102 एंड 191, ठीक है, फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन MP एंड MLA रेस्पेक्टिवली ऑन ग्राउंड ऑफ द होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए आर्टिकल क्या है? 102, स्टेट के लिए 191. एंड बिलीव मी ये क्वेश्चन जो है UPSC के मेंस में 2018 या 19
19 नहीं, 2020 के मेंस में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, और वहाँ पे यही सब लिखना था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 10 शेड्यूल, आर्टिकल 102, आर्टिकल 191, ठीक है, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप PYQ जाके चेक कर सकते हैं। तो ये किसी दिन BPSC में भी मुंह उठा के आ जाएगा, और आप आर्टिकल्स नहीं रट के रखेंगे, ये प्रोविजंस आप नहीं रट के रखेंगे, देन यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ देखिए यहीं पे आ गया। इसीलिए बोले कि जो आपका स्टैटिक का पार्ट है वो PT 365 में आएगा ही आएगा पॉलिटी में, और यहीं से आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको पुख्ता भी कर सकते हैं। कैसे करंट को स्टैटिक से जोड़ा जा सकता है वो यहाँ से सीख भी सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र स्पीकर डिसमिस्ड ऑल पिटिशन सीकिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs। महाराष्ट्र में क्या खेल चला वो तो पता ही है कि सरकार पूरा की पूरा सरकार ही हाईजैक हो गया, और पूरा का पूरा पार्टी ही जो है वो पाला बदल लिया। तो अब आपको लगेगा कि ये गलत है, मोरली गलत हो सकता है, लीगली गलत है कि नहीं है, तो लीगली गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के स्पीकर ने बोल दिया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन डाला गया है MLAs के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, वो गलत है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? डिफेक्शन उसके लिए समझ लीजिए, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि आज आप राकेश का दोस्त हैं, कल आप मुकेश का दोस्त हो जाइए। ठीक है, जब राकेश से फायदा है तो राकेश के साथ है, जब मुकेश से फायदा है तो मुकेश के साथ है। दिस इज कॉल्ड डिफेक्शन। आप डिफेक्शन कर रहे हैं, आप इधर से उधर पलड़ा बदल रहे हैं। आप किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, जीते, पब्लिक ने उस पार्टी के वजह से और आपके अपने पर्सनल रीजन से भी कि भाई अच्छे नेता हैं, और पार्टी के सिंबल की वजह से भी आपको चुना है, आप चले गए और वहाँ जाके आप पार्टी बदल लीजिए, तो ये डिफेक्शन है। तो ये पहले बहुत होता था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मिल गया, कुछ मिनिस्टर का पोस्ट मिल गया, 10,000 करोड़ का ठेका मिल गया, बालू का ठेका मिल गया, आपके खिलाफ कोई केस है उसको खत्म कर दिया गया, तो आप क्या करते थे? पार्टी बदल लेते थे, पार्टी बदल के दूसरे सरकार को सपोर्ट कर देते थे, सरकार बनाने के लिए या सरकार गिराने के लिए। ठीक है, दैट वाज डिफेक्शन। अब ये डेमोक्रेसी पे एक काला धब्बा है कि आप डिफेक्ट कर रहे हैं, बार बार आप बार बार डिफेक्ट कर रहे हैं, यू आर डिफेक्टेड पर्सन, यू आर डिफेक्टेड लॉ मेकर। तो इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। कब लाया गया था? 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया, और इसको 10th शेड्यूल में डाला गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये पहले याद रखिएगा कि किस में है? 10th शेड्यूल में है, और कहाँ है? 52nd अमेंडमेंट एक्ट है, और कहाँ है? 1985 में लाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। 1985 याद रखने से आपको ये याद रहेगा कि अच्छा 52वां अमेंडमेंट 1985 में हुआ था। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजेज आउट ऑफ डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर ऑफ द हाउस या चेयरमैन ऑफ द हाउस, वो डिसाइड करेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, देखिए MP बदमाशी किया तो कौन डिसाइड करेगा? MP कहाँ पे रहता है? पार्लियामेंट में रहता है। नया वाला पार्लियामेंट का तो डिज़ाइन थोड़ा ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बस इसको समझ लीजिए। तो अब हाउस का मैटर है, हाउस ही संभलेगा, हाउस ही संभालेगा। और हाउस में कौन संभालेगा? गार्जियन। और गार्जियन कौन है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि स्पीकर या उनके बिहाफ पे जो भी बैठे हैं, चेयरमैन या उनके बिहाफ पे जो भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो मैटर है वो कौन डिसाइड करेंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, अब क्या आता है मामला यहाँ पे कि डिस्क्वालिफिकेशन कब कब होता है? तो या तो वॉलंटरली गिव्स अप हिज पार्टी मेंबरशिप। ठीक है, वॉलंटरली आप छोड़ दिए पार्टी का मेंबरशिप, तो आप पार्टी का मेंबरशिप ही छोड़ दिए, तो पार्टी से आप चुन के आए थे, तो फिर मतलब आपका चुनाव भी खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, लेकिन आप देखते होंगे कि कोई किसी के खिलाफ डिफेक्शन का चार्ज चल रहा है, लेकिन फिर भी वो हाउस अटेंड करते हैं, उनका मैटर स्पीकर के पास गया हुआ है, फिर भी हाउस जाते हैं। क्यों? हो सकता है कि पूरा सरकार चल जाए इसी तरह से, दोबारा चुनाव आ जाए, और फिर भी डिफेक्शन का जो है वो जजमेंट नहीं आया स्पीकर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से। क्यों? क्योंकि इस लॉ में टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि कितने टाइम में आपको डिसीजन देना है, और यही मिसयूज होता है डिफेक्शन में। एंटी डिफेक्शन लॉ को यही कमजोर कर देता है कि टाइम फ्रेम नहीं है, तो अब स्पीकर जो है पार्टीशन बिहेवियर दिखाते हैं और बायसनेस दिखाते हैं, और लंबा टाइम तक खींच देते हैं, जजमेंट ही नहीं देते हैं, और पूरा 5 साल निकल जाता है, 3 साल निकल जाता है, और दोबारा चुनाव आ जाता है। दिस इज फ्लॉ ऑफ फंक्शनिंग ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो वॉलंटरली गिव अप कर दिया, या फिर आप पार्टी के अगेंस्ट में कुछ भाषण वगैरह दे रहे हैं, पार्टी के विप को नहीं फॉलो कर रहे हैं, पार्टी ने आपको डायरेक्शन दिया कि वोटिंग करना है, आप नहीं आ रहे हैं, या वोट दूसरे को दे रहे हैं। ठीक है, और 15 दिन के अंदर पार्टी जो है आपके बिहाफ पे ये नहीं बोलती है कि हाउस ने जो किया वो सही किया, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप एंटी डिफेक्शन चलेगा। एंड इंडिपेंडेंट मेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में बार बार आता है। इंडिपेंडेंट मेंबर अगर आप हैं, और ये भी फ्लॉ में भी मतलब नेगेटिव पार्ट में भी आएगा जब आपको क्रिटिसाइज करना है डिस्क्वालिफिकेशन को, कि इंडिपेंडेंट मेंबर बिकम डिस्क्वालिफाइड इफ ही
ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच एन इलेक्शन। आप इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़िए और जीत जाइए। मान लीजिए आप जहाँ से भी बक्सर से हैं, बक्सर से आप चुनाव जीत गए और गए पार्लियामेंट में, और आपको मन किया कि यार हम एक काम करते हैं, एक पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और प्रशांत किशोर का पार्टी मान लीजिए कि है, और आप प्रशांत किशोर का पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। क्यों? बोला जाएगा कि भाई आप चुनाव तो इंडिपेंडेंट जीते, फिर आप पार्टी के पास क्यों चले जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर नॉमिनेटेड मेंबर का बात आए तो उनको बोला जाता है कि 6 महीना के अंदर अगर आप पार्टी ज्वाइन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीना के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस देख रहे हैं इंडिपेंडेंट मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर में। नॉमिनेटेड मेंबर को अगर ज्वाइन करना तो 6 महीने के अंदर फटाफट बीजेपी कांग्रेस कर लीजिए तो सही है, नहीं 6 महीना पास हुआ, अब अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एंटी डिफेक्शन आप पे लग जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए ये 6 महीना का टाइम नहीं दिया जाता है। ये सब स्टैटिक का पार्ट है। एक्सेप्शन क्या है? लॉ अलाउ अ पॉलिटिकल पार्टी टू मर्ज। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात करते हैं कि ठीक है, अब जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल लेते हैं तो भाई जो शिंदे गुट है, एकनाथ शिंदे का जो गुट है, तो वो जो है ना वो अलग ही पार्टी बन गया। ठीक है, 2/3 लोगों को लेके निकल गया। अगर 2/3 लोग अलग हो जाते हैं, अलग पार्टी बना लेते हैं तो भी डिफेक्शन नहीं लगेगा, या 2/3 लेके आप निकल जाइए आरजेडी से और जाके जेडीयू में मर्ज हो जाइए, आप निकल जाइए 2/3 लेके बीजेपी से और कांग्रेस में मर्ज हो जाइए, तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर आर इन फेवर। 2/3 का मतलब ये हुआ कि काफ़ी संख्या हो गया, 75% लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, तो इसलिए इसमें डिफेक्शन नहीं लगेगा। पहले ये 1/3 था, बाद में फिर इसको अमेंड करके 2/3 किया गया। अब आप बताइएगा कि 1/3 से 2/3 कौन से अमेंडमेंट के बाद लाया गया था ये प्रोविजन? 1/3 बहुत कम था, 33%। तो मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का 10 ही एमएलए है, ठीक है, और किसी को सरकार बचाने के लिए 3 एमएलए का जरूरत है, इसका 1/3 कितना हो गया? 3 एमएलए। 3 एमएलए इसको बचाने के लिए चाहिए, तीनों को बोले कि 5-5 करोड़ देंगे और तीनों को मिनिस्टर पोस्ट दे देंगे, लाल बत्ती मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा। अब 10 एमएलए में 3 एमएलए को तोड़ना कितना आसान है, ठीक है, तो टूट जाएंगे। तो एंटी डिफेक्शन का पूरा जो पर्पस है वही डिफीट हो गया। तो इसलिए 1/3 से 2/3 किया गया है इसको। अगर आप स्पीकर इलेक्ट हो जाते हैं या डेप्यूटी स्पीकर होते हैं या चेयरमैन बनते हैं तो आप अपने पार्टी से रिजाइन कर सकते हैं, उस समय आप पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, और जब आप स्पीकर के पोस्ट से हटते हैं तो वापस अपने पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखिए, केसेस है, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से इसको रटना शुरू कर दीजिए, 2-4 बार इसको पढ़िए, बस धीरे धीरे बार रिवीजन से आपको याद होना शुरू हो जाएगा। क्योतो होलोहन वर्सेस जचिल्लू केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पीकर का जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। देखिए जुडिशरी हर जगह घुस जाता है। यहाँ आर्टिकल आपने देखा कि 122 जो है रेस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन राजा रामपाल केस हो रहा है, कोर्ट अपील करता है, लेकिन बोलता है कि ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सोल अथॉरिटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, लेकिन क्योतो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्पीकर का डिसीजन जो है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप पार्टीशन बिहेवियर आपने दिखाया होगा, आपने बायसनेस दिखाया होगा। केशव मेघचंद्र सिंह केस 2020 केस हुआ है, रिसेंट का केस है, तो ये देना बहुत जरूरी है ना, सिर्फ 1992 का नहीं, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप रिसेंट की चीज़ों को कोट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट डिसक्वालिफिकेशन पिटीशन अंडर 10 शेड्यूल शुड नॉर्मली बी डिसाइडेड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। देखिए जो टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट बोला है 3 महीना के अंदर आप डिसाइड कीजिए, लंबा क्यों खींचते हैं। ठीक है, नॉर्मल केस में 3 महीना के अंदर आप इसको डिसाइड कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट इशू ऑफ पार्टीशन बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर्स ड्यू टू देयर पॉलिटिकल एलिजियंस एंड सजेस्टेड अ परमानेंट ट्राइब्यूनल। बोला कि स्पीकर की जगह परमानेंट ट्राइब्यूनल लेके आओ, प्लस 3 महीने में चीज़ों को निस्तारण करो, चीज़ों को ख़त्म करो, एंटी डिफेक्शन का मामला निपटाओ। ट्राइब्यूनल परमानेंट लेके आओ कि एंटी डिफेक्शन का जो भी मुद्दा होगा इसी ट्राइब्यूनल में जाएगा। ठीक है, यही डिसाइड करेगा केस को, क्योंकि स्पीकर जो है वो पार्टीशन बिहेवियर दिखाते हैं ड्यू टू देयर पॉलिटिकल एलिजियंस, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, इसीलिए स्पीकर के पोस्ट के लिए जब आप देखेंगे कि कोalition गवर्नमेंट जब बनेगा ना 2-3 पार्टी मिलके, तो स्पीकर का पोस्ट हर पार्टी चाहेगा कि मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, ताकि जब कैसा कभी सरकार गिरने टूटने का बात आए तो स्पीकर अपने पास रहे और एंटी डिफेक्शन वगैरह लगा के मामला को अपने फेवर में लाया जा सके। ठीक है, तो 2 केसेस है, क्योतो होलोहन एंड केशव मेघचंद्र केस। ठीक है, टाइम लिमिट नहीं है, लॉ डज नॉट प्रोवाइड टाइम लिमिट विद इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर। आई होप कि ये आपको मतलब मोटा मोटी आप समझिए एंटी डिफेक्शन लॉ ही डिस्कस हो गया पूरा।
विप क्या होता है? विप होता है जो कोई पार्टी इशू करती है कि वोटिंग करना है, रिटन ऑर्डर दे दिया, ठीक है, या किसी पर्सन को, किसी एमपी को, किसी एमएलए को, या किसी और पार्टी के पोस्ट होल्डर को भेज दिया गया कि सबको जाके बोल दीजिए, फ़ोन करके ही बोल दीजिए, चिट्ठी लिख के दे दीजिए कि फलाने दिन वोटिंग होने वाला है हाउस में, आपको प्रेजेंट होना है और इस पार्टी को वोट करना है या इस फेवर में वोट करना है। तो इसको बोलते हैं विप। विप को अगर आप जो है ना अपोज करेंगे तो वो एंटी पार्टी एक्टिविटी में आता है और इस पर भी आप पे एंटी डिफेक्शन चल सकता है। ये प्रैक्टिस कहाँ से लिया गया था? ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ विपिंग इन लॉ मेकर्स टू फॉलो द पार्टी लाइन, है ना, विप किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो आप बताइए कि ऑर्डिनेंस क्या होता है? देखिए, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। अब मान लीजिए कि जो नया वाला पार्लियामेंट है वो फंक्शनिंग नहीं है, या तो छुट्टी चल रहा है, या फिर हो सकता है कि अभी कोई सरकार ही नहीं है, इलेक्शन चलने वाला है, कोई भी कंडीशन हो सकता है, सेशन में नहीं है हाउस। ऐसे केस में अगर मान लीजिए कोई अर्जेंट नीड आ गया, कोई लॉ चाहिए, और बिना लॉ के तो हम लोग चलेंगे नहीं, हम लोग तो बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। वो अलग बात है कि ट्रैफिक रूल भी तोड़ देते हैं, है ना, चालान नहीं कटवाते हैं, 50 रुपये दे के निकल लेते हैं, सब करते हैं, हम भी करते हैं। तो लॉ के बिना तो देश चलेगा नहीं, और अर्जेंट नीड है लॉ का, तो कैसे काम चलेगा? वैसे केस के लिए ऑर्डिनेंस का व्यवस्था किया गया। ऑर्डिनेंस को बोलते हैं हिंदी में अध्यादेश, आधा आदेश, है ना। आदेश हुआ पूरा जो पार्लियामेंट से निकला, लेकिन प्रेसिडेंट या गवर्नर दे रहे हैं तो वो अध्यादेश है कि टेम्पररी नीड है भाई। जैसे आर्टिकल 370 जो था वो टेम्पररी प्रोविज़न था, तो ये भी टेम्पररी प्रोविज़न है कि देश को चलाना है, राज्य को चलाना है, कोई इंस्टीट्यूशन को चलाना है, तो कोई लॉ चाहिए, हाउस सेशन में नहीं है, तो अगर प्रेसिडेंट से कंसर्न है तो प्रेसिडेंट, और स्टेट से कंसर्न है तो गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस निकालेंगे, और उस ऑर्डिनेंस में सब कुछ लिखा रहेगा कि कैसे कैसे फंक्शन करना है। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। कहाँ लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत ऑर्डिनेंस पास करते हैं, और गवर्नर जो है वो 213 के तहत पास करते हैं। कितना सिमिलरिटी है? 1, 2, 3, 213, और यही 312 कर देंगे तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज वाला आर्टिकल आ जाएगा। IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज नहीं, फॉरेन सर्विसेज को आप ऑल इंडिया सर्विसेज मत समझ लीजिएगा, वो सेंट्रल सर्विसेज है। इसी में आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज के लिए इसको इंक्लूड करने का बात किया जा रहा है, और वो जो जुडिशरी वाला हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें इसको देखेंगे, ठीक है। टेम्पररी लॉ है, बाय द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। पावर टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में तो इस तरह का सवाल पूछ ही देता है, बीपीएससी में शायद अभी ना पूछे, आने वाले 1-2 एग्जाम के बाद ये सब इस तरह से पूछना शुरू करे कि कहाँ से ट्रेस किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861 में जो काउंसिल बन रहा है, 57 में विद्रोह हुआ है, उसके बाद नई सरकार बन रही है, नया तौर तरीका डेवलप हो रहा है, और उस समय ऑर्डिनेंस लाया गया कि भाई कोई भी दिक्कत हो, कोई भी गड़बड़ी हो, तो फटाक से जो उस समय वाइसराय होगा तो वो ऑर्डिनेंस इशू कर देगा, और जो चीज़ें हैं उसको हैंडल कर पाएगा, विद्रोह को रोक पाएगा, या कोई भी इस तरह का मैटर हो तो मतलब दम फटाफट एक्शन लेना है, फटाफट डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये वहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं इसको। इसके अलावा एक्ट 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इंपैक्ट करता है, बहुत सारा चीज़ यहाँ से लिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन वगैरह सब कुछ। आर्टिकल 123, आर्टिकल 213 ये आपको बता ही दिए कि कहाँ से है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक और यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट हैज ड्रॉप्ड सिंस 2019। तो आपसे सवाल पूछ दे कि कंटिन्यूसली ऑर्डिनेंस इशू जो किया जा रहा है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है हर साल, नहीं, 2019 के बाद से ड्रॉप किया है, और फर्स्ट टाइम इन 59-60 साल में ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि 2022 में कोई भी ऑर्डिनेंस पास नहीं किया गया है। तो ये भी साल हमारे पास है, एक साल ऐसा भी गुजरा है हमारे ज़माने में जब हमें किसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब 2022 में
ऑर्डिनेंस नहीं इशू किया गया। 59 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो प्रीलिम्स में सवाल अगर आ जाए कि क्या कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑर्डिनेंस किसी साल में ऑर्डिनेंस नहीं इशू किया गया, आपको लगेगा कि हाँ यार हाउस तो सेशन में नहीं ही रहता है बहुत बार, तो उस समय ज़रूरत हुआ होगा तो ऑर्डिनेंस इशू किया गया होगा, बट ऐसा हुआ है 2022 में कि ऑर्डिनेंस इशू नहीं किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डिनेंस ड्रॉप किया है। ये पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव इसलिए है कि देखिए पार्लियामेंट से डायरेक्टली लॉ बनना चाहिए। अगर यहाँ से लॉ नहीं बन रहा है और इसको बाईपास कर रहे हैं, अपने मतलब एग्जीक्यूटिव इतना पावरफुल हो जाए कि बोले कि पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं करना, हाउस को मत चलने दो और ऑर्डिनेंस के रास्ते हम लॉ वॉ बना लेंगे, और इसका तो प्रोविज़न है ही है, ठीक है। तो ये गलत चीज़ है, ये इमरजेंसी प्रोविज़न के लिए दिया गया है, ये अपने बेनिफिट के लिए या ये इसको पार्लियामेंट को बाईपास करने के लिए नहीं दिया गया है। तो अगर ऑर्डिनेंस मेकिंग जो है वो डिक्लाइन कर रहा है तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब ऑर्डिनेंस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। आर्टिकल तो आपने देख ही लिया, कहाँ से ट्रेस किया गया वो भी देख लिया, ठीक है। और जो ट्रेस किया गया है वो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है। और क्या है? सेम फोर्स है भाई, वही पार्लियामेंट जो लॉ बनाती तो उसी के जगह तो इस लॉ को लेके आ रहा है ना, तो सेम फोर्स रहेगा, ठीक है। बस अंतर यही कि टेम्पररी नेचर है। तो टेम्पररी नेचर है तो कब तक रहेगा? ये टेम्पररी है तो कब तक रहेगा? कोई टाइम फ्रेम? तो टाइम यही है कि सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द डेट व्हेन द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट। जब नेक्स्ट सेशन शुरू हुआ, सेशन नहीं चल रहा था, एक सेशन चला खत्म हो गया, अब बीच वाला जो रिसेस वाला पीरियड है उसमें ऑर्डिनेंस बनाया गया, जरूरत था। अब हाउस फिर सेशन में आ गया। जब हाउस सेशन में आ गया है भैया, तो अब तो जो लॉ ऑर्डिनेंस बनाया गया तो उसको इसी पार्लियामेंट के तहत अंदर से घुसा के निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जरूरी था कि नहीं था, है ना। उस पर डिस्कशन कर लेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो हाउस का सेशन जैसे ही शुरू हुआ है उसके 6 वीक के अंदर अगर आप नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं कह रहे कि हाँ ये जरूरी था, इसको कंटिन्यू रखना है, उसमें वोटिंग नहीं करा लिया गया, तो 6 वीक के अंदर ये चीज़ खत्म हो जाएगा। मतलब मान लिया गया कि 6 वीक तक जब इस पर कोई बात ही नहीं किया गया, इसका मतलब ये कि इंपॉर्टेंट उतना नहीं था, अब इसका जो है वो काम खत्म हो गया, ये टेम्पररी था, इसको हटा दिया जाए। तो 6 वीक का पीरियड होता है, ठीक है, 6 वीक का। अब यहीं पे सवाल आता है कि किसी भी ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ क्या होता है। तो देखिए ऑर्डिनेंस कब इशू किया गया? एक सेशन खत्म हुआ था, बीच में रिसेस पीरियड आया था, है ना, छुट्टी का पीरियड आया था, और उसके बाद फिर सेशन शुरू होता है। सेशन में क्या बोला कि 6 वीक के लिए, कि 6 वीक के अंदर अगर किए तो ठीक है और नहीं तो खत्म, ठीक है। और ये जो रिसेस पीरियड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो लाइफ होगा वो 6 मंथ तो रहा ही रहा, और प्लस ये 6 वीक, तो 6 मंथ प्लस 6 वीक, ठीक है, ये होता है इसका लाइफ। If the two houses start their session on different dates, the letter of date will, तो ये तो कॉमन सेंस है भाई कि दोनों हाउस है, मान लीजिए एक हाउस पहले शुरू हो गया, एक हाउस लेट से, तो जो लेट से शुरू हुआ उसको काउंट किया जाएगा। द ऑर्डिनेंस में लैप्स अर्लियर। अब बात ये है कि हम क्या वेट करेंगे कि अगला सेशन होगा और 6 वीक पास करेगा, तभी हो सकता है उसका काम खत्म हो गया, प्रेसिडेंट गवर्नर को लगता है तो वो विड्रॉ कर लेंगे, तो पहले ही लैप्स कर जाएगा। इफ बोथ हाउस पास रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट, है ना, अर्लियर भी लैप्स कर जाएगा। अगर दोनों हाउस से रेजोल्यूशन पास किया गया और बोला गया कि इसको डिसअप्रूव कर दिया जाए, तो फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर को विड्रॉ करना होगा, ठीक है। ओनली बी इशूड ऑन द मैटर्स, कौन से मैटर पे? जिसमें पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना सकती है, एंड आर सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशन एज पार्लियामेंट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ। पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर पे जो लिमिटेशंस है वो सेम लिमिटेशन इस पे भी लागू होगा। जिस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर जो है शेड्यूल 7 में लिखा गया है, उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है, उसी पे ऑर्डिनेंस भी इशू किया जा सकता है। गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द रेफरेंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग केसेस। गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस बिना प्रेसिडेंट के रेफरेंस के नहीं बना सकते हैं फॉलोइंग केसेस में। क्या क्या केस है? ए बिल contains similar provisions would have required the prior sanction of the president। अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके लिए कि प्रायर सेंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए, तो ऑब्वियस सा बात है, तो ऑप्शन में आएगा, तो ये तो कॉमन सेंस है, आप इसको मार जाएंगे। इफ द गवर्नर वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व द बिल, काहे के लिए?
टू कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए ये बिल रिजर्व किया जाता तो उस बिल पे गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस नहीं बनाएंगे, पहले वो प्रेसिडेंट से बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे और तब ऑर्डिनेंस वगैरह इसमें बनेगा। ठीक है। इफ एन एक्ट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग द सेम प्रोविजन वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट रिसीविंग प्रेसिडेंट्स असेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट में आके मामला फंसता है कि जहां पे प्रेसिडेंट वाला इशू आएगा तो गवर्नर डायरेक्टली नहीं बना पाएंगे। केसेस क्या है, केसेस देख लीजिए, है ना। ये केसेस इसीलिए है कि ऑर्डिनेंस का मिसयूज हो रहा था तो जुडिशरी में केस किया गया। जैसे डीसी बादवा केस है, डीसी बादवा पुणे यूनिवर्सिटी में इकोनॉमी के प्रोफेसर थे ही, जो है वो जुडिशरी में जाते हैं, वो देखते हैं कि अरे बिहार में बार बार ऑर्डिनेंस के माध्यम से, मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है बट मतलब 100-200 टाइम ऑर्डिनेंस पास किया गया संस्कृत विद्यालय को लेके। तो डीसी बादवा जो है बोलते हैं कि भाई ये तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को सीधे एकदम बाईपास कर दिया जा रहा है ऑर्डिनेंस के माध्यम से। तो उस पर ये जजमेंट आया था कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऑर्डिनेंस को यूज करना है, नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर लॉ मेकिंग पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, कि सब्स्टिट्यूट की तरह नहीं यूज करना है बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऑर्डिनेंस को यूज करना है। एग्जीक्यूटिव को इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है। कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994 में क्या हुआ कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर आर नॉट इम्यून ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगेन देखिए जुडिशरी आ गया ना, यहाँ पे बोला कि भाई जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, कृष्ण कुमार सिंह केस में। सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 98 जो है वो बोलता है कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ। ठीक है, तो सेक्रेटेरिएट जो है वो दोनों हाउस का अलग अलग होता है। फंक्शन क्या है, पेमेंट, सैलरी, पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है वो सर्विस करता है, नोट बना के देना हो, डिस्कशन करने के लिए कुछ चाहिए तो ये सब चीज़ें होती है। एडवाइजिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये सब कुछ ये पढ़ लीजिए आप, डे टू डे फंक्शन सब करना है। पार्लियामेंट में बाई लॉ regulate the recruitment and the condition of the service of person appointed to the secretariat, however so far no such law has been passed। ठीक है, तो पार्लियामेंट अपने लॉ बना सकती है ये सब रेगुलेट करने के लिए, लेकिन ये लॉ अभी तक बनाया नहीं गया। स्ट्रक्चर क्या होता है लोकसभा का सेक्रेटेरिएट का, कि स्पीकर जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, गाइडेंस एंड कंट्रोल ओवर द सेक्रेटेरिएट, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल होते हैं। ठीक है, तो स्पीकर और उनके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो हो गए वो सेक्रेटेरिएट जनरल हो गए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, अभी जो PYQ डिस्कस कर रहे थे, 73rd अमेंडमेंट देखिए आगे यहाँ पे। द ईयर 2023 मार्क 30th एनिवर्सरी ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। क्यों 1992 में अमेंडमेंट किया गया था, 1993 में इसको लागू किया गया था, 2023 में इसका 30वां एनिवर्सरी है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा आपसे इधर का चीज जाएगा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। तो डिसेंट्रलाइज करना है और डेमोक्रेटिकली करना है। तो डिसेंट्रलाइज मतलब जो ऊपर की चीज़ें हैं उसको नीचे भेजिए, डिसेंट्रलाइज कीजिए, एक जगह मत इसको सेंट्रलाइज करके रखिए। पावर को, पैसा को, प्लानिंग को, है ना, कैसे यूज करना है रिसोर्सेज को, कैसे डेवलपमेंट हो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, स्कूल कैसे चलेगा, हॉस्पिटल कैसे बनेगा, इन पावर्स को डिसेंट्रलाइज कीजिए। तो पहले क्या हुआ, सेंटर से डिसेंट्रलाइज होकर स्टेट के पास आया और उसके बाद 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद डिसेंट्रलाइज होकर कहाँ पे आया, अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे कमिटीज़ का रिकमेंडेशन लगा था, तब जाके ये अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कमिटीज़ है, ये भी पूछा जाता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन, कौन सा कमेटी जो पंचायती राज से रिलेटेड है या डिसेंट्रल 73rd 74th से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट क्या हुआ, नया पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया और आर्टिकल 243, ये याद रखिएगा। अब कहाँ P से Z जी है कि नहीं है, कहाँ से कहाँ, ये याद रहे चाहे नहीं, बट आर्टिकल 243 पंचायती राज से रिलेटेड है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। आर्टिकल 243 पंचायती राज से रिलेटेड है। न्यू पार्ट 11 कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। ठीक है, सॉरी, न्यू पार्ट 9 जोड़ा गया, 8 पार्ट तक था, 9वां पार्ट जोड़ा गया और 10 तक था, तो शेड्यूल 11 जोड़ा गया। 10 तक क्यों था, 8 शेड्यूल था पहले, 8 के बाद 9वां शेड्यूल जोड़ा गया। 9 शेड्यूल में क्या है, पहला जमींदारी वाला जो चीज़ों को ख़त्म करना था, तो उसके लिए 9 शेड्यूल में लॉ को डाला जाता है, वो हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। उसका 10 शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, और 11 शेड्यूल में क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला। और अर्बन लोकल बॉडीज़ का जब आप बात करेंगे तो पार्ट 9A जोड़ा गया है। ठीक है, पार्ट 9 और पार्ट 9A। ठीक है, और पार्ट 9B जो है वो कोऑपरेटिव्स के लिए है। 12th शेड्यूल इसमें ऐड किया गया है, 12th शेड्यूल
ऐड किया गया, 11 शेड्यूल यहाँ पे, 12 शेड्यूल यहाँ पे, 29 फंक्शनल आइटम इसमें लिखे गए हैं, इसमें 18 फंक्शनल आइटम है, मतलब क्या क्या फंक्शन करेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक्ट 1992 में बना था, केम इनटू फोर्स इन 1993। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट सच एज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है। क्या क्या स्टेप लिया गया है, ये मेंस का आप कह सकते हैं कि पार्ट है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ई ग्राम स्वराज, आप इसके पोर्टल पे जाइए और अपने पंचायत के बारे में जरूर खोल के देखिए कि आपका मुखिया कौन है, इलेक्टेड मेंबर्स कौन है, क्या क्या काम चल रहा है, ऑडिट रिपोर्ट खोल के देखिए। जैसे मैंने देखा और देखने के बाद पता चला कि क्यों पंचायत का हालत ख़राब होता है, क्योंकि अगर हम पढ़ लिख रहे हैं और हम इन चीज़ों को नहीं देखते, हम इसको स्क्रूटनाइज नहीं करते हैं, पब्लिसाइज नहीं करते हैं, तो फिर मतलब जो गाँव के लोग हैं उनको तो पता भी नहीं कि ई ग्राम स्वराज के नाम से कोई चीज़ भी है, ठीक है। और यहीं पर फिर करप्शन आता है, ठीक है। जैसे मेरे गाँव में दिया गया था कि 65,000 रुपये कुआं का जीर्णोद्धार के लिए खर्च किया गया है, और मेरे गांव में कुआं ही नहीं है, और ये 2 जगह किया गया है, ठीक है। तो ये जो 1,30,000 रुपया है, ये कहाँ गया? 1,30,000 रुपया करप्शन के माध्यम से ऑफिशियल्स और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सो कॉल्ड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास चला गया। तभी तो वो साइकिल से फॉर्चूनर पे आ जाते हैं। पीपल्स प्लान कैंपेन, सबकी योजना सबका विकास, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये सब मेंस में लिखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व स्कीम, नेशनल पंचायत अवार्ड वगैरह दिया जाता है। फाइनेंस ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, PRIs, ठीक है। तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा, फाइनेंस ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन किसने इशू किया था। ऑप्शन में आपको तो यही दे देगा कि नेशनल ये वाला इंस्टीट्यूशन का नाम दे देगा, और RBI रहेगा। आपको लगेगा कि RBI क्यों करेगा, बट आंसर इसका RBI है, फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन में RBI, ऑप्शन में ये, या ऑप्शन में दे देगा क्या, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और इसको तगड़ा लगाने के लिए कर देगा अंडर आर्टिकल 243, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हाँ यार आर्टिकल सब लिख दिया है, आंसर इसका क्या है, RBI है, रट लीजिए इसको। फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट इशू किया गया RBI के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 243, अब यहाँ पे वही अलग अलग 243 में ही ABCD ऐसा करके ढेर सारा दिया हुआ है। तो 243 में क्या लिखा गया है कि फ्रॉम finances provide for finances for panchayats by securing authorization from state legislature for grant in aid to panchayat from consolidated fund of state। जो सेम चीज सेंटर से स्टेट के लिए होता है, वही स्टेट से पंचायत के लिए हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 243 ही इंपावर करता है पंचायत टू इम्पोज, कलेक्ट एंड एलोकेट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। आपके गांव में कोई रोड बन जाए और पंचायत चाहे कि वहाँ पे टोल लें, तो पंचायत टोल ले सकती है ना, और उस पैसे को फिर खर्च कर सकती है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। कोई लाइब्रेरी बना है पंचायत से, तो वहाँ पे एक मिनिमल फी रखा जा सकता है कि महीने का 1 रुपया देना है, ठीक है। उस पैसे को फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पंचायत में कोई छोटा सा हाट है, बाजार है, मार्केट है, तो वहाँ पर थोड़ा टैक्स लिया जा सकता है, मार्केट टैक्स बनाया जा सकता है कि भाई यहाँ पे ये स्पेस आपको दिया गया है, आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा आप टैक्स दीजिए पंचायत को, और उस पैसे को फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में यूज़ किया जा सकता है। तो ये पावर्स कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 243 से, ठीक है। आर्टिकल 243 ही बोलता है, और टू बी मोर स्पेसिफिक तो आर्टिकल 243I क्या, सेटिंग अप स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर। जैसे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत आता है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, लेकिन कमेंट में किसी ने बताया नहीं, जैसे कि प्रीलिम सिर्फ मुझे क्वालिफाई करना है, आपको नहीं। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन सेंटर के लिए जैसे है, तो उसी तरह से स्टेट के लिए कहाँ से आ रहा है, तो आर्टिकल 243 के तहत आ रहा है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर बनाना है। और फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, यह रिकमेंडेशन देता है कि टैक्सेस को कैसे डिवॉल्व करना है, स्टेट से पंचायत तक और अर्बन लोकल बॉडीज तक, है ना। स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को कैसे ऑगमेंट किया जाए, कैसे इसको और अच्छा किया जाए, कैसे इसमें बहुत पैसा लाया जाए, कैसे इसमें इफिशियंसी लाके पैसे का इफिशिएंट यूज किया जाए, तो ये सब रिकमेंडेशन जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन देगी। आर्टिकल 280 सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, ठीक है। मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट एंड सप्लीमेंट पंचायत रिसोर्सेज। तो ये सब याद रखिएगा, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 280 कि भाई ये बताना है जब भी मेंस में आपसे चीज़ें पूछा जाए, और प्रीलिम्स के लिए तो ये आपके पास है, ठीक है।
सोर्सेस क्या है तो ये देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना है, टाइड ग्रांट और अनटाइड ग्रांट क्या होता है। टाइड ग्रांट का मतलब बंधा हुआ ग्रांट, बांध दिया गया, गिट्ठा बांध दिया गया, ये तुम इसी चीज़ के लिए खर्च करोगे। आपको पॉकेट मनी दिया गया 10 रुपये, लेकिन बोला गया कि इस 10 रुपये से तुम बाजार में जाओगे तो तुम गोलगप्पा नहीं खाओगे, इस 10 रुपये से तुमको कहीं पर जाके एक थाली लेना है रोटी सब्जी का, तो ये टाइड ग्रांट हो गया। लेकिन अनटाइड ग्रांट क्या हुआ कि 10 रुपया दिया गया जब आप मेला घूमने जा रहे हैं और बोला गया कि जो मन होगा खिलौना लेना होगा खिलौना ले लो, झूला झूलना होगा झूला झूल लो, जलेबी खाना होगा जलेबी खा लो, दैट इज अनटाइड ग्रांट। ठीक है, तो टाइड ग्रांट और अनटाइड ग्रांट में ये डिफरेंस है। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट होता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है, अदर सोर्सेज ये सब है। तो सोर्स कहाँ से है? सोर्स ऑफ फाइनेंसेस फॉर पीआरआईज, और ये बहुत पुअर सोर्सेज है, मतलब इससे उतना पैसा आ नहीं पाता है कि पंचायत बहुत अच्छे से डेवलप करे। हालांकि सही है कि भी नहीं आता है, क्योंकि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तो पैसा अगर बहुत ज़्यादा डिवॉल्व भी हो जाएगा तो यही होगा कि जो आपके यहाँ मुखिया बन रहा है, अभी मैं अपने मुखिया का नाम लेने वाला था और गलती से अगर उसका रिलेटिव कोई देख ले वीडियो तो डिफेमेशन सूट ही डाल देगा हम पे, बीपीएससी बेसिक से बंद हो जाएगा भाई। तो जो भी मुखिया है वो पहले मोटरसाइकिल से चलता था, अभी स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर से चल रहा है। ठीक है, अभी तो फॉर्चूनर से चलता है। जो मुखिया कैंडिडेट होता है वो आजकल स्कॉर्पियो से चलता है कि अगली बार चुनाव लड़ना तो भी स्कॉर्पियो से चलता है, मुखिया बनने के बाद फॉर्चूनर से चलना शुरू करता है। अगर फंड बहुत अच्छे से डिसेंट्रलाइज हो जाए और लोग इसी तरह से अनअवेयर रहें तो ये फॉर्चूनर की जगह 3 करोड़ का डिफेंडर पे चलने लगेगा, लैंड रोवर पे चलने लगेगा, बुगाटी उगाटी पे चलने लगेगा, है ना। तो इसलिए अवेयर होना जरूरी है। और हम तो कहते हैं कि जो लोग भी आप लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट देने का डिसहार्टेन नहीं होना है, चलना अपने अपने पंचायत में और पंचायत का चुनाव लड़ना है। ठीक है, कुछ नहीं, सिविल सर्विसेज में आना था, सिविल सर्विसेज में आके लोगों की सेवा करनी थी। बीडीओ बन के आप उतना सेवा नहीं कर सकते हैं जितना कि आप मुखिया बन के कर सकते हैं, इतना पढ़ने और इतना अवेयर होने के बाद। तो अभी पहले पढ़ लेते हैं, बाद में जब टाइम आएगा तो बीपीएससी बेसिक्स के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर लिया जाएगा और पंचायत का चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, एंड आई एम नॉट जोकिंग। चलिए, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, और जब हम चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग को प्रचार के लिए बुलाएंगे और देखते हैं कौन कौन आता है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ये यार अक्टूबर वाले में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो इसको आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ऊपर से आपको बता देते कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया और ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ये दोनों मिलके यूनिफाइड अप्रोच लाना चाहते हैं टू मेक अर्बन लोकल बॉडीज कैपेबल। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को कैपेबल बनाना है ताकि रोड अच्छा हो जाए, लाइब्रेरी अच्छा हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, पॉल्यूशन ना हो, है ना, सैनिटेशन का जो मामला है वो अच्छा रहे। जैसे इंदौर हमेशा टॉप करता है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण, भारत स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन जो सर्वे किया जाता है तो उसमें, तो उसी तरह से हर अर्बन लोकल बॉडी जो है, सिर्फ बेंगलोर, इंदौर, दिल्ली, कोलकाता, ये ना, मतलब आपका भी, बक्सर का भी अर्बन लोकल बॉडी, कैमूर का अर्बन लोकल बॉडी, इलाहाबाद का अर्बन लोकल बॉडी, ये सब भी कैपेसिटी अपना बिल्ड करे और इतना बिल्ड कर सके कि ये अपने नाम पे बॉन्ड इशू कर सके मार्केट में कि लो भाई ये बॉन्ड है, बॉन्ड इशू किए, तुम परचेज कर लो, 1 लाख का मेरा बॉन्ड, 1 लाख रुपया तुम हमको दो और हम इस 1 लाख को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाएंगे और हमारा बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा और उससे तुमको बेनिफिट होगा। बॉन्ड के बारे में हम लोग इकोनॉमी के करंट अफेयर्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड बेसिकली वही है कि अर्बन लोकल बॉडी को पैसा चाहिए, तो बाकी सोर्सेज तो कम पड़ रहे हैं, तो बॉन्ड इशू करके पैसा लेके आ रहे हैं और बदले में जो बॉन्ड खरीदा उसको क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा और उसको डिविडेंड मिलेगा, उसको बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड में फायदा होगा। ठीक है, इसके अलावा हर तरह से टेक्नोलॉजी के लेवल पे, इको सस्टेनेबिलिटी के लेवल पे, हर लेवल पे इनका कैपेसिटी को बिल्ड करना। तो ये कौन करेगा? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एक बनाया गया और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब इस कमीशन को देख लेते हैं, ये क्या है? मिशन कर्मयोगी का की कंपोनेंट है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ठीक है, क्या है इसका पर्पस? टू बिल्ड credibility and shape a uniform approach to capacity building on a collaborative and co-sharing basis. ये कीवर्ड्स है, मेंस का आंसर राइटिंग में यूज कीजिएगा। कोलैबोरेटिव, कोऑर्डिनेटेड, कैलिब्रेटेड अप्रोच, को-शेयरिंग बेसिस, जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, दीज वर्ड्स आर कीवर्ड जो कि आपको जीएस में, मतलब कि इसमें पॉलिटी में, गवर्नेंस में, इस तरह के कीवर्ड्स को आपको यूज करना है ताकि लगे कि पॉलिटी का आंसर। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पे है। अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में क्या है भाई? तो स्टेट लिस्ट में है 74th अमेंडमेंट 1992, ये हमने ऊपर देख ही लिया। 1993 में फोर्स में आया था। 3 तरह का बॉडी होता है, एक तो कि जो प्रॉपरली टाउन है,
ठीक है। तो प्रॉपर टाउन में भी छोटा टाउन बड़ा टाउन, तो जो छोटा है उसको काउंसिल बोलते हैं, जो बड़ा है उसको कॉरपोरेशन बोलते हैं, और टाउन और देहात के बीच का जो पार्ट है उसको नगर परिषद बोल देते हैं, नगर पंचायत बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज ये बड़ा वाला है दोनों, ठीक है। और ये नगर परिषद हो गया जो न कि अब गाँव रहा और ना ही अभी पूरी तरह से अर्बन मतलब पूरी तरह से काउंसिल या कॉरपोरेशन बनने लायक हुआ, तो इसको नगर पंचायत बनाते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह का होता है। ये नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर का है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, तो ये सब देख लीजिए। म्यूनिसिपल बॉन्ड जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। शेड्यूल एरिया जो है यानी शेड्यूल 5 में जो एरियाज लिखे गए हैं, ट्राइबल एरियाज एंड जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, तो ये शेड्यूल एरिया हो गया शेड्यूल 5 में, ठीक है। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 6 में कौन कौन आते हैं, और शेड्यूल 5 मतलब एक्सेप्ट शेड्यूल 6 बाकी जो भी हो शेड्यूल 5 में आएगा, ठीक है। तो जो पंचायती राज जो एक्ट लागू हुआ तो यहाँ पर नहीं हो रहा था, तो उसको लागू करने के लिए दिलीप सिंह भूरिया कमेटी बनती है और रिकमेंडेशन देता है, और उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे पेसा एक्ट 1996 पास किया जाता है, और फिर जो है 72nd एंड 73rd अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पे लागू किया जाता है। कहाँ पे? शेड्यूल एरियाज में, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9, ठीक है, इसको एक्सटेंड करना है कहाँ? शेड्यूल एरियाज में ऑफ 10 स्टेट्स अंडर आर्टिकल 244 रेड विद शेड्यूल 5। तो इतना आपको टेक्निकलिटी, बस पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो 73rd अमेंडमेंट है उसको एक्सटेंड करना है शेड्यूल एरियाज में। प्रेजेंटली कितने स्टेट्स में है, तो स्टेट्स आपको याद रखना है कि शेड्यूल एरिया में आता है कि नहीं आता है, और बिहार है कि नहीं है, ये भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। 8 स्टेट्स एक्सेप्ट झारखंड एंड उड़ीसा हैव फ्रेम्ड एंड नोटिफाइड देयर स्टेट पेसा। अब देखिए, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्राइबल है वही जो है वो नोटिफाई नहीं कर रहे हैं पेसा को, अब बाकी किया हुआ है। तो झारखंड ने अभी रिसेंट में नोटिफाई किया और इसलिए ये न्यूज़ में भी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पेसा। अब इसी में पूछा है कि नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसका, तो आपको लगेगा कि पंचायती राज एक्सटेंशन इज शेड्यूल एरिया, तो बहुत दिमाग लगाइएगा, तो आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होना चाहिए क्योंकि ट्राइबल्स और शेड्यूल एरिया का बात हो रहा है, लेकिन नहीं है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ही इसका आंसर है, यही नोडल मिनिस्ट्री है। इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूपीएससी में पूछा गया है। पीसा एक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है, उसके अंदर शेड्यूल 5 में भी कुछ प्रोविजन दिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ग्राम सभा, ये भी अक्टूबर वाले में ग्राम सभा बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया, तो आप वहाँ पे देखिएगा। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी ग्राम सभा को डिस्कस किया और वैसे भी किए हैं, तो वो बहुत मतलब अच्छा डिस्कशन है, उसको आप जरूर देखें, ठीक है। ग्राम सभा ये सब हो गया। रिजर्वेशन, चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल टू बी रिजर्व फॉर एसटीज, ठीक है। चेयरपर्सन जो भी होगा पंचायत का ऑल लेवल पे, दैट विल बी रिजर्व फॉर एसटीज, 50% 60% नहीं, ठीक है। 5th शेड्यूल एरिया और 6th शेड्यूल एरिया, ये देख लीजिए क्या है। ये भी स्टैटिक का पार्ट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ये 6th शेड्यूल में आता है, थोड़ा और पिछड़ा है। एक तो हमारा मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हटा हुआ थोड़ा सा पीछे है 5th शेड्यूल, और उससे भी थोड़ा पीछे प्रिमिटिव है 6th शेड्यूल, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग प्रोविजन किया गया कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी तो कॉन्स्टिट्यूशन से चल ही रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन 5th शेड्यूल एरिया, पीसा एक्ट को आप समझ ही गए, और उसकी इससे भी प्रिमिटिव है, इससे भी पिछड़ा है, इससे भी अभी टेक्निकली और हर तरह से पीछे है, तो वो उसको 6th शेड्यूल में रखा गया। हालांकि मेरे हिसाब से ये लोग हमसे ज़्यादा एम्पावर्ड और हमसे ज़्यादा अवेयर्ड हैं, अगर आप आँख खोल के देखें तो, है ना। हम तो अंधाधुंध जंगल काट रहे हैं, ये तो अंधाधुंध जंगल नहीं काट रहे हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, हारमोनी में रहते हैं नेचर के साथ, और इसीलिए स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होता है। और इधर देखिए स्ट्रेस एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब कुछ का दवाई बिक रहा है मार्केट में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अवेयर्ड और ज़्यादा डेवलप्ड लोग हैं। अदरवाइज़ समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, तो इनको भी खींच के हम लाना चाहते हैं इधर, तो इसलिए अलग अलग व्यवस्था किया गया है कुछ पॉपुलेशंस के लिए, ठीक है। शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट ये, क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल 6 में है, क्यों वो अभी आपको रीज़न बता दिया, ठीक है। बाकी इसको लक्ष्मीकांत के माध्यम से जब भी स्टैटिक डिस्कस किया जाएगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है भाई, तो ऑल वुमेन पैनल ऑफ वीसीज इन राज्यसभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वाइस चेयरमैन का। एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन एब्सेंस ऑफ। अब यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स का क्या सवाल बनता है कि वाइस चेयरमैन जो है एब्सेंस रहेगा,
चेयरमैन का या डेप्यूटी चेयरमैन का, तब जाके ये प्रिसाइड करते हैं। लेकिन जब वैकेंट होगा सीट, यानी कि वैकेंट है, कोई वहाँ पे है ही नहीं, हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं है, तो ऐसे केस में वाइस चेयरपर्सन जो है वो चेयर नहीं करेंगे। सिर्फ एब्सेंस के केस में कर सकते हैं, वैकेंसी के केस में नहीं कर सकते हैं। वैकेंसी के केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा मेंबर ऑफ द हाउस टू परफॉर्म द चेयरमैन्स ड्यूटी। ठीक है, ये प्रीलिम्स मटेरियल हो गया। पार्लियामेंट्री सेशन अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द टर्म ऑफ अ स्पेशल सेशन, ये कहीं नहीं मेंशन किया गया है। सेशन का कितना टाइम हो गया ये भी नहीं मेंशन किया गया है। बस ये बोला गया है कि 6 महीना से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में, 6 महीना के अंदर में करा लो, है ना, 5 महीना 29 दिन में हो जाना चाहिए। Article 85 mandates that Parliament should meet at least twice a year. The gap between 2 sessions should not exceed 6 months. ठीक है, बाई कन्वेंशन द पार्लियामेंट, कन्वेंशन है कि 3 बार मीट करते हैं, ये कोई लॉ नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि प्रीलिम्स आपको दे देगा कि लॉ है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली लिखा गया है। कॉमन सेंस आप लगाइए, जरूरत पड़ेगा तो क्या 4 सेशन नहीं करेंगे, कोई इमरजेंसी हो गया तो कोई ऐसा नहीं कि 2 ही सेशन में काम खत्म हो जाएगा। तो बस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि 6 महीना से ज़्यादा गैप मत रखना और साल में 2 बार जरूर मिलना। ठीक है, बाकी अपना श्रद्धा अनुसार जो करना चाहते हो करो। श्रद्धा मतलब कन्वेंशन, तो पार्लियामेंट ने खुद से कन्वेंशन बनाया है। हो सकता है कि जब स्ट्रेंथ बढ़ जाए, लोगों में अवेयरनेस बढ़ जाए, तो कन्वेंशन ये हो कि 3 की जगह 4 सेशन हो। तो प्रीलिम्स में इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब हटा दीजिए। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, मूव्ड इन द लोकसभा फॉर डिस्कसिंग अ डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमने देखा तो उसमें क्या था कि कोई ग्राउंड नहीं बताना है, कोई डेफिनेट मैटर नहीं बताना है। एडजर्नमेंट मोशन में आपको डेफिनेट मैटर बताना होगा कि इस मैटर के लिए जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, इसके लिए आप ये मोशन लेके आ रहे हैं। और स्पीकर का कंसेंट तो जान ही रहेगा, गार्जियन ऑफ द हाउस है तो आपको तो लेना ही पड़ेगा। सपोर्ट ऑफ 50 या उनसे ज़्यादा मेंबर का है। इट इन्वॉल्व्स अ एलिमेंट ऑफ सेंसर, तो इसलिए अगर पास हो जाता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, और इसलिए राज्यसभा में परमिट नहीं किया गया। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, ये सब कहाँ है, लोकसभा में डाला जाता है। स्पीकर का कंसेंट चाहिए, 50 मेंबर चाहिए। और बाकी नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो आपने पीछे देखा ही कि 10 दिन के अंदर आपको डिस्कशन में लेना है। ये सब हो गया। पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच तो अभी तो आपने देखा ही था। स्पीकर व्हेनेवर थिंक फिट में ऑर्डर द विड्रॉल ऑफ स्ट्रेंजर्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द हाउस। ठीक है, तो भगा सकते हैं वो। सरपंच पति, मेंस में लिखना है ये सब वर्ड। ठीक है, विमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज वही है कि अपनी बीवी को खड़ा कर दीजिए, चुनाव जितवा दीजिए और उसके बाद खुद ही मुखिया बन के उजला उजला शर्ट पैंट पहन के घूमिए। अब बोले कहा भाई, तब मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी, है ना। और ये दिस इज़ वेरी बैड ट्रेंड, दिस इज़ वेरी बैड थिंग फॉर आवर डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी। फिर वही साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से स्कॉर्पियो, से फॉर्च्यूनर, से डिफेंडर वाला हिसाब किताब होगा। तो सरपंच पति खत्म करना है, सिर्फ सरपंच रखना है, पति नहीं होना चाहिए, बाप नहीं होना चाहिए कि बेटी को खड़ा कर दिया। और क्योंकि विमेन रिजर्वेशन है तो वहाँ से सिर्फ महिला ही खड़ी हो सकती है। विमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है, 1/3 ऑफ सीट्स ऑफ PRI एंड 1/3 ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, ये दोनों रिजर्व होना चाहिए महिला के लिए। 1/3 सीट्स एंड 1/3 ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन। ठीक है, ये विमेन के लिए रिजर्व होगा। आर्टिकल 243 ABCD आपको याद रहता तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, 243 जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में 50% रिजर्वेशन है। चलिए, तो ये डिस्कशन हुआ ख़त्म। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आते हैं थोड़ा सेंट्रल स्टेट रिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। रोल ऑफ गवर्नर, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी बहुत सवाल आता है। गवर्नर और प्रेसिडेंट पे BPSC मेंस में बहुत सवाल आता है और इस पे भी आता है। चर्चा में क्यों है, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, यानी कि बेसिकली जहाँ जहाँ नॉन BJP रूल्ड स्टेट है, तो भाई नॉन BJP रूल्ड स्टेट है तो गवर्नर तो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही भेजता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आप चाहिए कि मोदी जी का ही मर्जी चल रहा है, तो जो गवर्नर वहाँ बन के जाते हैं तो वहाँ टोचन देते रहते हैं, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को टसल चलता रहता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और LG जो है सक्सेना जी, उनके बीच में टसल चलता है। तमिलनाडु में आप देखिएगा तो रवि जी हैं, तो उनके और स्टालिन गवर्नमेंट के बीच में टसल चलते रहता है। ही वॉज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पहले वो IAS थे और शायद नागालैंड के गवर्नर थे और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने, बहुत सारा अच्छा सिविल सर्विसेज को कंट्रीब्यूट किया है।
तो खैर वो गवर्नर है और टसल चलता रहता है। क्या? बिल को लेकर सरकार कोई बिल पास करेगी, गवर्नर असेंट नहीं देंगे। सरकार चाहेगी किसी को वाइस चांसलर बना रहा, गवर्नर बनाएंगे नहीं। कोई वोट ऑन थैंक्स होगा तो गवर्नर जो है वो जो डिबेट है, जो स्पीच उनको देना है तो पूरा नहीं देंगे, 2-3 लाइन उसमें से हटा देंगे अपने हिसाब से। तो इन सब चीज़ों को लेके टसल चल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेट्स जो है वो गए कहाँ जाएंगे बताइए? जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि भैया देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं मैटर। आर्टिकल 200 क्या बोलता है? असेंट ऑफ द गवर्नर इज नेसेसरी फॉर अ बिल टू बिकम अ लॉ। गवर्नर का असेंट जरूरी है, ये आर्टिकल 200 बोलता है एक बिल को लॉ बनाने के लिए स्टेट में। ठीक है, अब बिल को लेके गवर्नर के पास क्या क्या पावर है, क्या क्या ऑप्शन है? असेंट दे दो, आया, बोले ठीक है भाई साइन कर दिए। सपोज कि आप गवर्नर हैं, साइन कर दिया। पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, बाद में एमएलए बनिएगा, एमपी बनिएगा, फिर गवर्नर तो किसी दिन बनिएगा ना। तो साइन कर दिए, असेंट मिल गया बिल को, बिल लॉ बन गया। विदहोल्ड कर लिए, बोले नहीं देंगे साइन, विल फेल टू बिकम अ लॉ। रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, आपने रिटर्न कर दिया कि रिकंसिडर करो। विदहोल्डिंग में क्या हुआ कि रिटर्न ही नहीं किए, रख लिए अपने पास। रिटर्न किए कि भाई देखो इतना जल्दीबाजी में ये लॉ मत पास करो, कुछ इसमें ऐसे ऐसे सजेशंस वो अपना देंगे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, रिकंसिडर करो। इफ स्टेट लेजिस्लेचर पास द, अब इस केस में क्या होगा? पास द बिल इन इट्स ओरिजिनल शेप और इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, द गवर्नर हैज टू गिव द असेंट टू री इनैक्टेड बिल। अगर री इनैक्टेड बिल है, आपने स्टेट के पास भेज दिया, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, अब या तो वो आपके एडवाइस को माने या ना माने, आ गया है, री इनैक्ट कर दिया, तो अब आपको असेंट देना पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। अब यहीं पे मामला फंस जाता है यार कि टाइम लिमिट नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भरोसा किया था कि जो भी बनेंगे वो नेशनलिस्टिक विचारधारा के होंगे, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर के विचारधारा के होंगे, तो टाइम लिमिट उनको देने का जरूरत नहीं है, वो अपने बुद्धिमत्ता से काम करेंगे। बट दे आर नॉट डूइंग दिस थिंग। ठीक है, दे आर वर्किंग फॉर सम पॉलिटिकल पार्टी एंड दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, within which the governor is required to return the bill for reconsideration. It only insists on as soon as possible. और as soon जो है वो गवर्नर साहब के लिए तो फिर as soon ही चलते रहता है। गवर्नर का रोल आपको देखना है तो महारानी वेब सीरीज का दोनों पार्ट देख लीजिए, तो उसमें आपको दिखेगा कि गवर्नर का क्या रोल होता है। रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इनके पास है, प्रेसिडेंट के पास ये चीज़ नहीं है। प्रेसिडेंट किसके लिए रिजर्व करेंगे? लेकिन गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। एनी बिल जो कि पावर ऑफ हाई कोर्ट से रिलेटेड है उसको रिजर्व कर सकते हैं, और इस केस में अब सिर्फ सारा चीज़ जो है वो दारोमदार प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। सॉरी। तो अब आर्टिकल 200 में तो वो हो गया। अब आर्टिकल 201 में क्या है कि रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? ठीक है, कि वो भी या तो देंगे, प्रेसिडेंट कैन ईदर गिव हिज असेंट और विदहोल्ड द असेंट। प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर विथ हिज हर मैसेज। सच बिल इफ री इनैक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विथ और विदाउट अमेंडमेंट इज प्रेजेंटेड अगेन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, ये सब स्टैटिक का पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि आर्टिकल 153 बोलता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल 155 बोलता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर का पार्डनिंग पावर जो है वो आर्टिकल 161 में है। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है, उधर 75 में था, इधर 163 में है। ठीक है, आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस में भी हमने देखा। ठीक है, ये चीज़ है, और गवर्नर को लेके ये पूरा केसेस एंड जजमेंट है जो आपको मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा। चलिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है भाई? कोऑपरेट करना है। फेडरलिज्म मतलब समझ लिए ना, फेडरलिज्म का मतलब कि अलग अलग फेडरल यूनिट मिलके एक यूनिट बनाया हुआ है कि हम सरकार चलाएंगे। पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये फेडरल यूनिट्स हैं। इंडिया एक फेडरेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड नहीं लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिखा गया है। ये भी प्रीलिम्स का सवाल है कि हम फेडरलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल नहीं लिखा गया, यूनियन, इंडिया इज ए यूनियन। इसलिए आपको कल पिछले वीडियो में बोले कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी वहाँ से। तो यूनियन है, बट हमारा स्पिरिट क्या है फेडरलिज्म का, कि सपोर्ट करना है एक दूसरे को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। पंजाब महाराष्ट्र को कोऑपरेट कर रहा है, महाराष्ट्र बिहार को कोऑपरेट कर रहा है, राज ठाकरे बिहार के मजदूर को नहीं मार रहा है वहाँ पे, ऐसा होना चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, और सेंटर जो है सारे स्टेट के साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कॉम्बैटिव फेडरलिज्म नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने फॉलो किया है कैनेडियन मॉडल को, कैनेडियन मॉडल को फॉलो किया है कि जो है हम बहुत लार्ज यूनिट है तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ताकि गवर्नेंस में आसानी हो, छोटा छोटा स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यूएसए में इसका उल्टा है, बहुत कमज़ोर छोटा छोटा यूनिट था, बोला अलग अलग रहोगे तो मारे जाओगे, साथ में आ जाओ फेडरेशन बना दो, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुआ। इंडिया को नहीं बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया इज़ यूनाइटेड, इंडिया इज़ यूनियन, है ना। यूनाइटेड करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यूनाइटेड है, हम तो इसको डिसयूनाइट कर रहे हैं गवर्नेंस में सहूलियत के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ फेडरलिज्म, हमारा स्पिरिट फेडरलिज्म है, और फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म नहीं मेंशन किया गया है। अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल रिलेशन, वर्टिकल माई बाप वाला रिलेशन नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रिलेशन, बराबरी का रिलेशन, एंड सो नीदर इज अबव द अदर, है ना, नीदर इज अबव द अदर, हॉरिजॉन्टल रिलेशन है, बराबरी का रिलेशन, ये की वर्ड हो गया, ठीक है। वर्टिकल रिलेशन नहीं कि ऊपर से डिक्टेट कर रहे हैं और नीचे सब कुछ चल रहा है, प्लानिंग कमीशन वाला जो टाइम चलता था वो जो प्लानिंग कमीशन कह रहा था, नहीं, अब नीति आयोग का एरा है, हॉरिजॉन्टल रिलेशन है स्टेट और सेंटर के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, शेड्यूल 7 देखिए, लिस्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, फेडरलिज्म को दिखाता है कि भैया लिस्ट बना दिया गया कि आप किस किस पे लॉ बना सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की रिक्रूट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, लेकिन पोस्टिंग कहाँ पे होता है, आप आईएएस बन जाते हैं तो किसी स्टेट में होता है। इमीडिएट कंट्रोल किसके पास रहता है, स्टेट के पास। अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास रहता है, सेंटर के पास। रिक्रूट वही करेगा, ट्रेन वही करेगा, सैलरी कहाँ से मिल रहा है, स्टेट से मिल रहा है, ठीक है। सर्व किसको कर रहे हैं, स्टेट को कर रहे हैं। डेपुटेशन पे फिर सेंटर जाते हैं। तो ये किस चीज़ का निशानी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, है ना, इंटर स्टेट काउंसिल बनाए कि लड़ाई झगड़ा ना हो, चीज़ों को मैनेज करके रख सके। जोनल काउंसिल आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 279 है, जीएसटी काउंसिल वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये सब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। स्टेप क्या क्या लिया गया है तो देख लीजिए भाई, 32% पहले था, वो 42% कर दिया गया। क्या, टैक्स रेवेन्यू, जो पूरा टैक्स होता था उसमें पहले 32% जो है वो स्टेट को डिवॉल्व किया जाता था, सारे स्टेट को बांटा जाता था अलग अलग पैरामीटर और क्राइटेरिया के हिसाब से। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बोला ये 32% से काम नहीं चलेगा, इसको 42% कर दिया गया, 10% बढ़ाया गया। किसके रिकमेंडेशन पे, 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, जो आर्टिकल 280 के तहत में आता है फाइनेंस कमीशन। 42 को फिर घटा के 41% कर दिया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी हो गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया, तो सेंटर बोला कि थोड़ा हमको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो इसीलिए 42 से 41 कर दिया गया। 41% में सारा चीज़ चलता है, तो इसको काट के आप 41 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 41%। ऑलराइट, बाकी सब ये स्टेप देख लीजिए। उदय जो भी बिजली वाली कंपनी है, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो डिस्कॉम कंपनीज है वो घाटे में है, बिजली चोरी होता है, सब कुछ दिक्कत है, तो वो डूब रहा है। तो उसको उगाने के लिए, उसको वापस से जो रीजुविनेट करने के लिए, उसको वापस से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ऐसे कंपनीज के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय स्कीम लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, और आप यही समझ लीजिए कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया है 2018 या 19 में उदय स्कीम पूछा गया है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट, जैसे अटल पेंशन योजना एक आया था यूपीएससी में पूछा गया 2016 या 17 का पीवाईक्यू में है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट आप जब पीवाईक्यू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। उदय स्कीम सिर्फ इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि स्कीम है जो गवर्नमेंट लेके आई है। उदय स्कीम इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ कि डिस्कॉम कंपनीज को ठीक करेगा। उदय स्कीम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी दिखाता है। उदय स्कीम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टेट अगर प्रॉब्लम में है तो सेंटर उसको हेल्प कर रहा है। अटल पेंशन योजना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन मिलता है, फॉर्मल सेक्टर में काम करने वालों को पेंशन मिलता है, लेकिन जो लोग ठेला चला रहे हैं, जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जब वो काम नहीं कर पाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो उनको पेंशन कैसे मिलेगा। तो इसलिए अटल पेंशन योजना इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग चलाता है। नीति आयोग अपने आप में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है। फिर इसका जो भी प्रोग्राम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, मॉडल लॉ बनाता है लैंड लीजिंग के लिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म के लिए 7 प्रोग्राम लेके आया। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशन फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट एंड आइलैंड डेवलपमेंट, एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशन करना है।
टॉप से कोई नहीं बता देगा सेक्रेटरी कि हाँ ये कर दो लक्षद्वीप में और ये कर दो नॉर्थ ईस्ट में जाके, नहीं। एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशन कि फेल्ट नीड अप्रोच, कि भाई क्या फील किया जा रहा है वहां पे, किस चीज का जरूरत है वहां पे चापाकल का आप दे रहे हैं, वहां पे बोरिंग, जरूरत है वहां पे स्कूल का आप वहां पे बना रहे हैं यूनिवर्सिटी, स्कूल है नहीं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, अब उसमें गाय भैंस चल रहा है। तो एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशन ये कहां से आएगा, ये स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए कि आर्टिकल 263 जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल बनाता है, ठीक है। यही सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए कौन बनाएंगे, प्रेसिडेंट बनाएंगे, सेटअप एन इंटर स्टेट काउंसिल। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 था, इसके तहत जोनल काउंसिल बनाया गया। इस मैप को आप पॉज करके यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस किस स्टेट में जो है बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। जैसे बेलगाम बहुत फेमस है और कसरगोड जो है ये बहुत फेमस है कि ये चलते रहता है डिस्प्यूट महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, बेलगांव को लेके। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है लेकिन यहाँ पे मराठी स्पीकिंग पीपल है। कसरगोड जो है वो केरल में पड़ता है लेकिन यहाँ पे कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल है। तो कर्नाटक का कहना है, अब देखिए यहाँ पे कर्नाटक का कहना है कि मराठी स्पीकिंग है लेकिन बेलगांव नहीं देंगे महाराष्ट्र को, लेकिन यही कर्नाटक का कहना है कि कसरगोड में कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल है तो इसीलिए कसरगोड कर्नाटक का होना चाहिए। अब इस तरह का डिस्प्यूट है, कैसे सॉल्व होगा, आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। कोई पूछेगा कैसा बॉडी है, स्टैट्यूटरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, भैया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में मेंशन किया गया है। स्टैट्यूटरी कब होता है, जब कोई लॉ बना के बनाया जाता, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कब होता, जब एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर निकाल देता, मोदी जी को ऑर्डर निकालते। जोनल काउंसिल 5 जोनल काउंसिल है, खोल के पढ़ लीजिए। और आप ये बस याद रखिए कि बिहार जो है वो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में पड़ता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ये भी बहुत अच्छे से अक्टूबर वाले में डिस्कस किया गया, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे इसको देखें। वहाँ पे आपको मतलब वो देखना ही है, वो जो वीडियोज़ है वो आप देखिए उसको, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई हैं। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। इस मैप में थोड़ा सा एक गलती है कि कावेरी को देखिए, सॉरी, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट चल रहा है ना, तो कृष्णा रिवर को जो है ना ये गलत बना दिया गया है। कृष्णा रिवर जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से तो निकलता है, बट यहाँ पे ये जो आप ऐसे देखते हैं ना, ये शेप, ये गोदावरी है और ये है कृष्णा, इसको केजी बेसिन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ नेचुरल गैस का भरमार है, यहाँ पे हालांकि ये दिखा दिया गया कि इधर नहीं, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ठीक है। तो कृष्णा रिवर डिस्प्यूट है। अब रिवर को देख के आपको समझ में आ जा रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये 4 स्टेट इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, तो भैया देखिए इसका मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म ये है, एक तो कि वाटर है तो वाटर जो है वो स्टेट लिस्ट में आएगा। आर्टिकल 262, आर्टिकल 263 क्या था, इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 262 बोलता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ में प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ओवर द इंटर स्टेट रिवर वाटर। तो आर्टिकल 262 क्या है, वाटर डिस्प्यूट को लेके है। 263 क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल को लेके है। पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड 2 लॉज। अब इस आर्टिकल का यूज करके 2 लॉ बनाया गया है। क्या क्या लॉ है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 और रिवर बोर्ड एक्ट 1956। 1956 में 2 बनाया गया, एक तो ये बना दिया गया और एक रिवर बोर्ड बनाने के लिए बात किया गया। स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, इस एक्ट के तहत क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत है वो रिक्वेस्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई मामला को ट्रिब्यूनल को रेफर किया जाए। इस एक्ट के तहत क्या है कि रिवर बोर्ड्स, सेटिंग अप ऑफ रिवर बोर्ड्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, की सेंट्रल गवर्नमेंट रिवर बोर्ड बना सकती है रेगुलेशन डेवलपमेंट करने के लिए रिवर वाटर और रिवर वैली को। आर्टिकल 262 जो है सुप्रीम कोर्ट को डेटर करती है ये सब मामला एडजुडिकेट करने के लिए। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल नेचर का है। तो बोला भाई छोड़ दो, वो लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे और कर लेंगे, ठीक। लेकिन वही बोले कि जुडिशरी हर जगह घुसता है। हाउएवर आर्टिकल 136 एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू हियर अपील्स अगेंस्ट द ट्राइब्यूनल ऑर्डर, है ना। ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आएगा, ये जो ट्राइब्यूनल बन रहा है यहाँ पे, ये जो ऑर्डर देगा, अगर उससे कोई स्टेट खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जैसे यही कावेरी और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, ठीक है। नेशनल वाटर पॉलिसी, हेल्सिंकी रूल क्या है, किससे रिलेटेड है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रिलेटेड है। याद रखिएगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना है कि मेरा ही पूरा एरिया से नदी बह रहा तो पूरा कंट्रोल मेरा होगा, ठीक है। तो सूरज मेरे पूरब से उग रहा है तो पूरब वाला जो है वो सूरज को ढक ले, ऐसा तो नहीं होगा। हेल्सिंकी रूल क्या बोलता है कि सोशियो इकोनॉमिक नीड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये सब चीज़ को देखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और रिपेरियन प्रिंसिपल जो होता है वो कहता है कि ओनर ऑफ लैंड एडजेसेंट टू अ वाटर बॉडी हैज द राइट
राइट टू यूज़ वाटर। ये रिपेरियन प्रिंसिपल है। और इसी को कोट करके पंजाब बोलता है कि जो सतलुज और यमुना कनाल लिंक आपने बनाया है, सतलुज पर सिर्फ पंजाब का हक है, हरियाणा का नहीं है। और इसीलिए ये जो कनाल बना है ये पूरा कंप्लीटेड है, बस कुछ किलोमीटर और बना दिया जाए तो सतलुज और यमुना को लिंक कर दिया जाएगा और फिर पानी रहेगा तो पंजाब और हरियाणा दोनों को पानी मिलेगा। बट पंजाब डिनाई करता है, बोलता है कि नहीं, रिपेरियन प्रिंसिपल को फॉलो करके ये पूरा पानी जो है हमारा, हम नहीं कनाल बनाएंगे और नहीं ये होने देंगे। कृष्णा वाटर के बारे में, कृष्णा रिवर के बारे में बता दी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, ये 4 स्टेट से क्रॉस करती है। ठीक है, तो चलिए ये डिस्कस हो गया। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो PT 365 भी अब हम लोग डिस्कस करेंगे। PT 365 के पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, साइंस एंड टेक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर कुछ कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो वो एक आध वीडियो में सारे को डिस्कस कर देंगे। बट यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ें हैं और अगर अच्छे से नहीं समझ में आया तो फिर इशू हो सकता है। तो बढ़िया है, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है अलग अलग प्लेलिस्ट का, उसको भी जाके चेक कीजिए। साइंस का बहुत ऑसम वीडियोस है और ग्रेजुअली जो है बहुत इस तरह के ऑसम वीडियोस आएंगे। BPSC के प्रिपरेशन को धार दीजिए, BPSC 70th को अपना लास्ट एग्जाम बनाइए और 70th को फाइनली क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।